एवरीवन, तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसकी स्टोरी लाइन से लेकर सब कुछ एकदम मस्त है। तो चलिए बिना समय जाया किए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मैं कैरेक्टर पिछले कई सालों से एक बेहद ही लाचार स्थिति में फंसा हुआ था। वो खुद से कहता है कि मुझे यहाँ आए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरी ताकत आज भी बॉडी रिफाइनमेंट के पहले लेवल पर अटकी है, जो किसी मामूली कमजोर इंसान से भी बदतर है। इस हालत में स्पिरिट स्टोन्स खोदना तो दूर, अगर मुझे कोई लो लेवल कल्टीवेशन टेक्निक भी मिल जाए तो मेरी जान बच सकती है। वो एक जगह पड़े कुछ अवशेषों को देखकर सोचने लगता है कि न जाने ये किस सेक्ट लीडर के पुराने अवशेष हैं। हालांकि इसके मटेरियल्स कीमती लग रहे हैं, इसलिए इन्हें संभाल कर रखना आगे काम आ सकता है। तभी अचानक हवा में एक चमकदार रोशनी चमकती है और एक यांत्रिक आवाज गूंज उठती है, टिंग। डिटेक्टेड। होस्ट ने पिछले सेक्ट लीडर का नाम इनहेरिट कर लिया है। द फर्स्ट सेक्ट सिस्टम अवेकनिंग सक्सेसफुली बाउंड। ये सुनते ही वो लड़का चौंक जाता है और खुशी से चिल्लाता है कि आखिरकार मेरा सिस्टम अवेकन हो गया है। सिस्टम अनाउंस करता है कि बधाई हो होस्ट, आपको एक बिगिनर्स गिफ्ट पैक और एक बेहद शक्तिशाली सेलेस्टियल एम्परर कल्टीवेशन लेवल दिया जाता है। क्या आप इसे क्लेम करना चाहते हैं? लड़का बीते दिनों को याद करते हुए कहता है कि पूरे 5 साल मैंने कितनी मुफलिसी और लाचारी में काटे हैं, लेकिन आखिरकार आज मुझे मेरा चीट कोड मिलने जा रहा है। वो तुरंत कहता है कि हाँ, मैं इसे क्लेम करता हूँ। जैसे ही वो गिफ्ट पैक को क्लेम करता है, उसके शरीर में एक प्रचंड ऊर्जा का सैलाब उमड़ पड़ता है। वो गर्व से मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने ट्रांसमिग्रेटर्स का नाम बिल्कुल भी बदनाम नहीं किया। यह सिस्टम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली फर्स्ट सेक्ट सिस्टम ऑफ द हेवेंस है, जिसका मकसद इस पूरे संसार में नंबर 1 सेक्ट का निर्माण करना और सभी हेवेंस और माइरेड रियम्स पर अपना राज स्थापित करना है। सिस्टम इसके कोर मैकेनिज्म को समझाते हुए बताता है कि आपके डिसाइपल की एप्टीट्यूड जितनी ज्यादा ऊंची होगी, होस्ट को मिलने वाले रिवॉर्ड्स उतने ही ज्यादा शक्तिशाली होंगे। शिष्यों की योग्यता के कुल 7 लेवल्स होते हैं, जो सबसे नीचे से शुरू होकर सबसे ऊपर तक जाते हैं। मॉर्टल, स्पिरिचुअल, प्रोफाउंड, किंग, सेंट, इमॉर्टल और सबसे सर्वोच्च अर्थली लेवल। लड़का थोड़ा विचार करता है और कहता है कि जहाँ तक नए शिष्यों को शामिल करने की बात है, तो वो थोड़ा इंतजार कर सकता है। मेरे जैसे लेट एम्परर स्तर के शक्तिशाली इंसान के लिए ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होने वाला। सबसे पहले हमें अपने इस नए सेक्ट का नाम कुनलुन होली लैंड रखना होगा। जैसे ही वो ये नाम लेता है, सिस्टम की आवाज आती है कि नामकरण का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और आपको एक भव्य सेक्ट गेट प्राप्त हुआ है। लड़का अपने आसपास के बंजर माहौल को देखता है और कहता है कि ये सूखी हुई पहाड़ी हमारे इतने महान सेक्ट के बिल्कुल भी लायक नहीं है। अगर हमें अपने सेक्ट के लिए कोई जगह चुननी ही है, तो वो एक टॉप टियर ब्लेस्ड लैंड होनी चाहिए, एक ऐसी ग्रोटो हेवन जो दुनिया से छिपी और पवित्र हो। तभी उसकी नजर एक विशाल पर्वत श्रृंखला पर पड़ती है और वो कहता है कि ये ब्रोकन ड्रैगन माउंटेन रेंज पूरे स्वर्ग और धरती के असली सार को अपने अंदर समेटे हुए है। ये जगह सच में बेहद शानदार है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हमारे इस भव्य नए सेक्ट को एक शक्तिशाली गेट कीपर की जरूरत है। तभी उसके सामने एक विशालकाय और खूंखार ड्रैगन प्रकट होता है। लड़का उसे देखकर शांत आवाज में कहता है कि तुम इस काम के लिए थोड़े बहुत ठीक ठाक लग रहे हो। ड्रैगन गुस्से में दहाड़ता है, जिसे देखकर लड़का हैरान होते हुए कहता है कि तुम जैसे भगवान यहाँ कब प्रकट हो गए। खैर कोई बात नहीं, अब से तुम यहीं रुकोगे और मेरे सेक्ट के गेट कीपर बनोगे। इसके साथ ही मुझे दूसरों को ऊपर सिर उठाकर देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अपनी इस बॉडी को थोड़ा सिकोड़ लो और छोटे बन जाओ। ड्रैगन उसकी बात नहीं मानता और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का अपनी उंगली के एक इशारे से एक खौफनाक आग की लपट को हवा में छोड़ता है। वो ड्रैगन से कहता है कि ये एक अच्छा मूव है। आज के बाद अगर कोई भी इस सेक्ट की सीमा में बिना इजाजत कदम रखे, तो बस इसी आग का इस्तेमाल करके उन्हें उड़ा देना। ड्रैगन अभी भी गुस्से में फुफकार रहा होता है, तो लड़का अपनी असली लेट एम्परर की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा रिलीज करता है। उस ताकत के दबाव से वो विशाल ड्रैगन पूरी तरह से कांप उठता है और जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। वो डरते हुए कहता है कि मैं पूरी तरह से आपके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए सीनियर। लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि आज के बाद से मुझे सेक्ट मास्टर कहकर बुलाना। ड्रैगन तुरंत सिर झुकाकर कहता है कि जी सेक्ट मास्टर, लेकिन हमारा सेक्ट है कहाँ? मैं तुरंत गेट की रखवाली करने के लिए बेताब हूँ। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वो छोटा ड्रैगन सेक्ट के मुख्य द्वार को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि यहाँ तक कि इस सेक्ट का मैं गेट भी किसी अत्यंत पवित्र सीक्रेट साइट जैसा दिखाई दे रहा है। क्या ये मुमकिन है कि हमारे सेक्ट मास्टर असल में कोई महान लेट एम्परर है? तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है कि होस्ट को डिटेक्ट कर लिया गया है और गेट ओपनिंग बीस्ट को सफलतापूर्वक कलेक्ट कर लिया गया है। इसके रिवॉर्ड के तौर पर सेक्ट का एक भव्य मैं हॉल बनाया जा रहा है। देखते ही देखते उस बंजर पहाड़ी पर हवा में से एक बेहद ही आलीशान पैलेस प्रकट होने लगता है और वहाँ का पूरा माहौल और स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से मॉडिफाई होने लगती है। लड़का उस जगह की ऊर्जा को महसूस करते हुए कहता है कि कमाल है, अगर कोई इंसान यहाँ सिर्फ एक दिन भी कल्टीवेशन करे तो वो बाहर की दुनिया के पूरे 10 साल के बराबर होगी।
बुरा नहीं है, ये जगह अब थोड़ी देखने लायक बनी है। तभी अचानक आसमान में काली आग की लपटें दिखाई देने लगती हैं। लड़का उस आग को देखकर कहता है कि अरे ये क्या हुआ? ये नेदरवर्ल्ड फायर तो असल में नेदरवर्ल्ड ब्लैक ड्रैगन की जन्मजात आग है। वो अपने पास मौजूद एक घायल शख्स को देखता है और कहता है कि ये तो गनीमत थी कि मैंने समय रहते तुम्हें अपनी डिवाइन सोल पावर से प्रोटेक्ट कर लिया और तुम्हारी बॉडी का फिजिक भी आग के अनुकूल है, वरना तुम अब तक पूरी तरह से जलकर राख हो चुके होते। दूसरी तरफ उस पहाड़ी के पास कुछ लोग छिपे हुए होते हैं। उनमें से एक शख्स कहता है कि गुयान, जल्दी करो और नेदरवर्ल्ड पैलेस के उन लोगों को मार डालो, उन्हें संभलने का मौका मत दो। गुयान हाँफते हुए कहता है कि पिछले आधे साल से मुझे इस नेदरवर्ल्ड फायर से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और एक बूढ़ा आदमी कहता है कि नेदरवर्ल्ड फायर की ये अजीब उपस्थिति सामान्य नहीं है। वो हैरान होकर दूर देखता है और कहता है कि एल्डरली, आखिर वहाँ अचानक इतने सारे आलीशान पैलेसेस कैसे आ गए? मैंने पहले कभी भी इस जगह पर किसी महल के होने के बारे में नहीं सुना था। एल्डरली गंभीर होते हुए कहता है कि हमें उस पैलेस की जांच करनी होगी। उसका वहां होना इस बात का सबूत है कि वहां कोई ना कोई बेहद शक्तिशाली इंसान मौजूद है। हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, हमें ये रिस्क उठाना ही होगा। महल के अंदर सेक्ट मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि तैयार हो जाओ, हमारे सेक्ट के पहले डिसाइपल का स्वागत करने का समय आ गया है। लेकिन जब वो बाहर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो सोचता है कि हमारा पहला शिष्य कहाँ रह गया। वहीं दूसरी तरफ गुयान और एल्डरली उस पहाड़ी पर आगे बढ़ रहे होते हैं। गुयान हैरान होकर कहता है कि ये बहुत अजीब है। अफवाहें तो ये कहती हैं कि इस ब्रोकन ड्रैगन माउंटेन में अनगिनत भयानक मॉन्स्टर्स रहते हैं, लेकिन हमें रास्ते में एक भी चिड़िया तक उड़ती हुई नहीं दिखी। तभी वे दोनों सेक्ट के मुख्य द्वार के सामने पहुंचते हैं, जहां बड़े बड़े अक्षरों में कुनलुन होली लैंड लिखा हुआ था। गुयान श्रद्धा से उस नाम को देखता है और कहता है कि कुनलुन होली लैंड ये सच में एक अत्यंत पवित्र भूमि है। सिर्फ किसी लेट एम्परर द्वारा स्थापित की गई सर्वोच्च शक्ति ही इस तरह के नाम की हकदार हो सकती है। एल्डरली भावुक होकर कहता है कि कृपया मुझे माफ कर दीजिए कि मैं अपनी इस कमजोर हालत में भी ऐसी पवित्र भूमि में प्रवेश करने के योग्य बन पाया। गुयान के मन में अपने परिवार की पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो गुस्से में खुद से कहता है कि क्या गू फैमिली के वे चापलूस सदस्य अभी भी मुझ पर हंसने और मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करेंगे। तभी अचानक उनके सामने वो छोटा ड्रैगन आ जाता है, लेकिन उसकी आभा किसी विशालकाय मॉन्स्टर जैसी होती है। एल्डरली उसे देखकर थर थर कांपने लगता है और चिल्लाता है कि नेदरवर्ल्ड सी ड्रैगन जैसा एक प्राचीन शासक इस जगह पर एक मामूली गार्ड की तरह कैसे मौजूद हो सकता है। उसकी इस भयानक ऑरा की सिर्फ एक छोटी सी लहर ही हम दोनों को पूरी तरह से तबाह कर देगी। वो गुयान से कहता है कि गुयान, ये सामने खड़ा शख्स सचमुच अथाह है। मैं फिलहाल के लिए खुद को छुपा लेता हूँ, तुम बहुत सावधान रहना। तभी सेक्ट मास्टर अपनी भव्य पोशाक में उनके सामने प्रकट होते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति को देखकर पूरा माहौल शांत हो जाता है। सेक्ट मास्टर अपनी गहरी आवाज में पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी मेरे इस कुनलुन होली लैंड में आने की क्या वजह है। गुयान तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और आदर से सिर झुकाकर कहता है कि सीनियर, मेरा नाम गुयान है। मैं यहाँ आपसे दीक्षा लेने और आपकी शरण में आने आया हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ कि कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। सेक्ट मास्टर हल्के से हंसते हैं और कहते हैं कि तो तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ और मेरे पास किस तरह की असीम शक्तियाँ हैं। गुयान बिना झिझके कहता है कि सीनियर, आपने इतने भयानक डिवाइन बीस्ट को अपने वश में कर रखा है। आपकी ये ताकत ही आपके बारे में सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। इसके अलावा आपके चेहरे पर एक अलग ही दयालुता है। आप यकीनन एक बेहद महान इंसान हैं। मेरे लिए सिर्फ इतना जान लेना ही काफी है। सेक्ट मास्टर उसकी बातें सुनकर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बातें सुनने में काफी मीठी लगती हैं, लेकिन मैं भला तुम्हें अपने शिष्य के रूप में क्यों स्वीकार करूं? गुयान तुरंत कहता है कि मैं आपकी हर संभव सेवा कर सकता हूँ सीनियर। मैं सेक्ट का हर एक कठिन काम पूरी लगन से करूंगा। सेक्ट मास्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम सच में काफी सिंसियर लग रहे हो। ठीक है, तो फिर अगर तुम इस नेदरवर्ल्ड ब्लैक ड्रैगन के एक सीधे हमले को झेलकर जिंदा बच जाते हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के बारे में सोचूंगा। क्या तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई? गुयान अपनी मुट्ठियां भींचता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं ये करने की हिम्मत रखता हूँ। सेक्ट मास्टर मुस्कुराते हैं और ड्रैगन को इशारा करते हैं। ब्लैक ड्रैगन तुरंत गुयान पर एक भयानक आग का हमला कर देता है। गुयान उस आग की चपेट में आ जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। कुछ पलों बाद जब धुआं साफ होता है तो गुयान जिंदा खड़ा होता है और खुशी से हाँफते हुए कहता है कि मैं नहीं मरा, मैं सच में जिंदा हूँ। सेक्ट मास्टर उसकी दृढ़ता को देखकर काफी प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि हालांकि उसकी इस आग की एक छोटी सी चिंगारी भी तुम्हें हमेशा के लिए मिटा सकती थी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत सचमुच तारीफ के काबिल है। मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। गुयान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। सेक्ट मास्टर कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, आज के बाद से तुम इस कुनलुन होली लैंड के एक आधिकारिक सदस्य हो। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वे दोनों मुख्य हॉल के अंदर खड़े हैं। सेक्ट मास्टर कहते हैं कि गुयान,
अब जब तुम मेरी इस पवित्र शरण में आ चुके हो तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कुछ अमूल्य उपहार भेंट करूं। वो हवा में से एक चमकदार वस्तु निकालते हैं और कहते हैं कि ये यानलिंग डिंगडांग है जो तुम्हारी जन्मजात यानलिंग होली बॉडी की छिपी हुई पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। तुम पैदा ही इस यानलिंग होली बॉडी के साथ हुए हो और इसके लिए ये फ्लेम गॉड टेक्निक सबसे ज्यादा परफेक्ट है। इसे अपने कल्टिवेशन के लिए ले लो। ये तकनीक तुम्हें इस पूरे आसमान और धरती के नीचे मौजूद हर एक चीज को रिफाइन करने में मदद करेगी। तुम वापस कुनलुन होली लैंड में जाकर शांत मन से कल्टीवेशन करो। तुम्हारे मास्टर को तुम्हारी कामयाबी का इंतजार रहेगा। गुयान पूरी श्रद्धा से उस तकनीक को अपने हाथों में लेता है और कहता है कि मैं हमेशा आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा और आपकी उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फिरने दूंगा। तभी सिस्टम की आवाज आती है कि बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक अपना पहला शिष्य स्वीकार कर लिया है। इसके रिवॉर्ड के तौर पर आपको 5 ट्रू इमॉर्टल समनिंग कार्ड्स, एक एनलाइटनमेंट टी ट्री और एक रेड नेम राउंड बीट बॉडी प्राप्त होती है। सेक्ट मास्टर मन ही मन सोचता है कि ट्रू इमॉर्टल लेवल हमारे लिए थोड़ा कम है, लेकिन इस सेक्ट की मौजूदा छोटी आबादी को देखते हुए मैं फिलहाल इसी से काम चला लूंगा। जैसे ही वो उन रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करता है, पूरे ब्रह्मांड के तारों से भरे आसमान में प्राइमोर्डियल ग्रेट डाओ लॉ का एक अद्भुत फ्यूजन प्रकट होने लगता है। दूर किसी अज्ञात स्थान पर कुछ बेहद शक्तिशाली प्राचीन कल्टीवेटर्स इस खगोलीय घटना को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि ये बिल्कुल असंभव है। इस तरह के सेलेस्टियल फिनोमेना आमतौर पर सिर्फ एक ही दुनिया तक सीमित होते हैं, लेकिन ये अद्भुत रोशनी तो पूरे ब्रह्मांड की गहराइयों तक फैलती जा रही है। दूसरा प्राचीन कल्टीवेटर कहता है कि पुराने समय में जो राइटियस पाथ के असाधारण कल्टीवेटर्स हुए थे, उनकी ताकत भी इस समय हमारे सामने दिखने वाली ऊर्जा के सामने कुछ भी नहीं थी। अगर ये सच है तो ये पूरी मिरियाड रियम्स बहुत जल्द एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाली है। अगर मैं इस ग्रेट डाओ लॉ को थोड़ा सा भी समझ पाया तो मैं, जो कि एक एम्परर हूँ, निश्चित रूप से अपनी कल्टीवेशन में और भी आगे निकल जाऊंगा। सेक्ट मास्टर अपने महल में बैठकर अपनी नई शक्तियों को महसूस करता है और खुद से कहता है कि ये प्राइमोर्डियल बॉडी ऑफ प्राइमोर्डियल केओस सचमुच असाधारण है। अब मैं अकेला ही इस पूरे ग्रेट डाओ लॉ का एक कंप्लीट एग्रीगेट बन चुका हूँ। एक पूर्व एम्परर होने के नाते मेरे लिए पुराने जमाने के ऐसे 100 कल्टीवेटर्स को एक साथ हराना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तभी सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है कि फुलोंग माउंटेन रेंज का एक सीक्रेट रेलम खुल चुका है। सेक्ट मास्टर उस तरफ देखता है और कहता है कि मुझे इन लो लेवल के खजानों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अपने इस नए शिष्य को दुनिया दिखाने के लिए वहाँ ले जाना कोई बुरा विचार नहीं है। हालांकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम इसे बाद में आराम से देख लेंगे। सुबह देर तक सोकर उठना ही असल में जिंदगी जीने का सही तरीका है। तभी महल के बाहर कुछ हलचल होती है। एल्डर लाई और कुछ अन्य लोग वहाँ आते हैं। एल्डर ली घबराए हुए कल्टीवेटर्स से कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस सेक्ट के एल्डर्स हैं जो सेक्ट लीडर को सम्मान देने के लिए उनके पास जा रहे हैं। गुयान वहाँ से गुजर रहा होता है और उन्हें देखकर झुकता है और कहता है कि शिष्य गुयान सभी एल्डर्स को प्रणाम करता है। उनमें से एक एल्डर आसपास देखता है और धीरे से कहता है कि ये जगह सचमुच बहुत भयानक और डरावनी है। यहाँ कोई अपनी जगह से हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गुयान मुस्कुराता है और कहता है कि ओल्ड ली, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इस होली लैंड का टॉप और सबसे पहला शिष्य हूँ। मेरे रहते यहाँ किसी को कुछ नहीं होगा। एल्डरली उत्सुकता से पूछता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें क्या क्या बताया। गुयान गर्व से कहता है कि मेरे मास्टर ने मेरी कल्टीवेशन की योग्यता को पूरी तरह से इम्प्रूव कर दिया है। अब मैं सिर्फ एक नेचुरल फायर स्पिरिट रूट वाला मामूली कल्टीवेटर नहीं रहा। एल्डर लाई उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है और चिल्लाता है कि अपनी बॉडी को ओपन करो, मुझे देखने दो कि ये आखिर किस तरह का स्पेशल फिजिक है। जैसे ही गुयान अपनी ऊर्जा को पल्स करता है, एल्डर लाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है कि तुम्हारा ये शरीर तो किसी धधकते हुए नर्क की आग जैसा महसूस हो रहा है। गुयान मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि ये फ्लेम स्पिरिट होली बॉडी है और मेरे मास्टर यकीनन इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। एल्डर ली पीछे मुड़कर उन 5 नए एल्डर्स को देखता है जो अभी अभी वहां से गुजरे थे। वो गंभीर होकर कहता है कि अभी जो 5 एल्डर्स यहाँ से गए हैं, उनका फाउंडेशन और ताकत किसी भी साधारण कल्टीवेशन मास्टर्स की सोच से कहीं ज्यादा परे और असाधारण थी। वो गुयान से कहता है कि फ्लेम स्पिरिट होली बॉडी बहुत अच्छे, तुम्हें अब तुरंत मेरी इस बर्निंग हेवन टेक्निक का कल्टीवेशन शुरू कर देना चाहिए। हालांकि ये तकनीक अभी सिर्फ लेवल 0 पर है, लेकिन इसमें इतनी क्षमता है कि ये किसी भी इमॉर्टल फायर को पूरी तरह से निगल सकती है और आखिरकार एक इमॉर्टल लेवल की सर्वोच्च तकनीक में बदल सकती है। तुम इसे देखकर मुंह क्यों बना रहे हो? गुयान झिझकते हुए कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे पहले ही एक तकनीक दे दी है और उन्होंने कहा था कि वही तकनीक मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। वो अपने पास से उस तकनीक को निकालता है। एल्डरली उस तकनीक की आभा को देखते ही दंग रह जाता है और कहता है कि इस फ्लेम गॉड टेक्निक के सामने मेरी ये हेवन बर्निंग टेक्निक सचमुच पूरी तरह से बेकार है। गुयान मुस्कुराता है और कहता है कि एल्डरली,
आप परेशान मत होइए, शायद किसी दिन मैं अपने मास्टर से आपके लिए भी मदद मांगूंगा। तभी अचानक पूरे हॉल में एक ऐसा भयानक प्रेशर महसूस होता है कि एल्डर ली के घुटने जमीन से टिक जाते हैं। वो हांफते हुए सोचता है कि ये आखिर किस तरह की असीम शक्ति है। गुयान कहता है कि मास्टर, मैं उन्हें अंदर बुलाता हूँ, आप शांति से कल्टीवेट कीजिए। एल्डर ली डरते हुए आगे बढ़ता है और घुटनों के बल बैठकर कहता है कि जूनियर लियाओ इस पवित्र जगह पर सीनियर को प्रणाम करता है। मैं लियाओ हूँ जो ग्रेट असेंशन स्टेज पर हूँ और मैं फायर कल्टीवेशन और एल्केमी में पूरी तरह से स्किल्ड हूँ। सीनियर, कृपया मेरी स्थिति को समझें। जूनियर के आपके सबसे बड़े शिष्य गुयान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और मेरे मन में इस सेक्ट के प्रति बिल्कुल भी कोई गलत भावना नहीं है। सेक्ट मास्टर की आवाज़ गूंजती है कि मैं तुम्हें एक नया और शक्तिशाली फिजिकल शरीर ग्रांट कर सकता हूँ। आज के बाद से हम सभी इस कुनलुन होली लैंड के विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। देखते ही देखते लियाओ के सामने एक नया शरीर बनने लगता है और वो उसमें समा जाता है। वो अपने नए हाथों को देखता है और कहता है कि इस चमत्कार के साथ मुझे सच में एक नया फिजिकल शरीर मिल गया है। मैं एक बार फिर से जिंदा हो गया हूँ। आपकी इस असीम कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। ये जूनियर आज से अपनी आखिरी सांस तक अपनी जान देकर भी इस कुनलुन होली लैंड की रक्षा करने के लिए तैयार है। सेक्ट मास्टर कहते हैं कि आज से तुम इस सेक्ट के एक आउटर सेक्ट एल्डर हो। हमेशा सेक्ट मास्टर के आदेशों का पालन करना। लियाओ अपनी नई ताकतों को महसूस करता है और दंग रह जाता है कि इस नए शरीर की एप्टीट्यूड तो मेरे पिछले शरीर से कहीं ज्यादा परे है। वो बाहर आता है और बाकी के 5 एल्डर से मिलता है। वो झुक कर कहता है कि मैं लियाओ हूँ, इस सेक्ट का नया आउटर सेक्ट एल्डर। मैं अपने साथी डाओइस्ट से मिलकर बेहद खुश हूँ। उन 5 में से सबसे बड़ा आगे आता है और कहता है कि हम 5 भी इस सेक्ट के आउटर सेक्ट एल्डर्स हैं। मैं जांगलाओ डा हूँ, ये जांगलाओ एयर है, ये जांगलाओ सान है, ये जांगलाओ सी है और ये जांगलाओ वू है। लियाओ उन्हें महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका फाउंडेशन इतना गहरा था कि वो मन ही मन सोचता है कि इनकी गहराई सचमुच पूरी तरह से अथाह है, जो निश्चित रूप से महायाना स्टेज से भी कहीं ज्यादा आगे की है। क्या ये मुमकिन है कि ये सभी के सभी असल में ट्रू इमॉर्टल्स हैं? वो मुख्य हॉल की तरफ देखता है और चौंक जाता है कि जो सेक्ट मास्टर अभी मुख्य हॉल में बैठकर हमसे बात कर रहे थे, वो तो उनका सिर्फ एक मामूली अवतार था। अगर उनका एक छोटा सा अवतार भी इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो उनकी असली ट्रू बॉडी न जाने कितनी खौफनाक होगी। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि कल्टीवेशन रूम में गुयान ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। अचानक उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकलती है और वो चिल्लाता है कि मेरी फ्लेम गॉड टेक्निक ने अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सचमुच मेरी फ्लेम टूम होली स्पोर्ट्स डी लेवल टेक्निक की असली ताकत है। इस कुनलुन होली लैंड में प्रवेश करना और अपने महान मास्टर से ये दिव्य तकनीक प्राप्त करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब वो समय आ चुका है कि मैं उस गू फैमिली को उनकी असली औकात दिखाऊं और जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया है उसका एक एक करके पूरा हिसाब चुकता करूं। वो तुरंत सेक्ट मास्टर के पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर कहता है कि मास्टर, आज गू फैमिली का इंटरनल कंपटीशन होने जा रहा है। ये शिष्य वापस जाकर उस अपमान का बदला लेना चाहता है जो मैंने कभी वहाँ झेली थी। तभी सेक्ट मास्टर के सामने सिस्टम की एक नई विंडो खुलती है। मिशन, अपने सबसे बड़े शिष्य गुयान को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिलाने में मदद करें। सेक्ट मास्टर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय शिष्य, मैं तुम्हें वापस जाने की पूरी इजाजत देता हूँ, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, तुम इस ब्रह्मांड के सबसे पवित्र कुनलुन होली लैंड के सबसे बड़े और पहले शिष्य हो। तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल हो। गुयान की आंखें गर्व से भर जाती हैं और वो कहता है कि आपके इस परमिशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमारे इस महान सेक्ट के नाम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। सेक्ट मास्टर पीछे खड़े बड़े एल्डर को देखते हैं और आदेश देते हैं कि एल्डर जान, तुम भी गुयान के साथ जाओगे और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखोगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि गू फैमिली के एक बहुत बड़े स्टेडियम में उनका सालाना इंटरनल कंपटीशन चल रहा था। स्टेज पर बैठे एक बड़े एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आज का ये कंपटीशन सचमुच बहुत ही शानदार होने वाला है। हमारी गू फैमिली की युवा पीढ़ी की ताकत में पहले से काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। पास ही खड़ा एक दूसरा कल्टीवेटर हंसते हुए कहता है कि सेकंड प्लेस तो आखिरकार सेकंड प्लेस ही रहेगा ना। फर्स्ट प्लेस तो हमेशा की तरह इस बार भी हमारे ब्रदर गू कून का ही होने वाला है। तभी भीड़ में से एक तीसरा शख्स थोड़ा उदास होकर कहता है कि वैसे देखा जाए तो हमारी पूरी फैमिली का निर्विवाद रूप से नंबर 1 जीनियस तो हमेशा से गुयान ही होना चाहिए था। उसने महज कुछ ही साल पहले इतनी कम उम्र में ही अपना फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अगर उसके साथ वो भयानक हादसा न हुआ होता तो वो आज के समय में काफी आगे पहुंच चुका होता। ये सुनते ही पास ही खड़ी एक लड़की गुस्से में ताना मारते हुए कहती है कि जब से उसने इस गू फैमिली को छोड़ा है तब से उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो बाहर किसी कोने में तड़प कर मर गया या हमेशा के लिए एक लाचार क्रिपल बन चुका है। उसे बस चुपचाप अपने घर में पड़े रहकर अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए था। ये कितनी हास्यास्पद बात है।
तभी एक एल्डर गुस्से में चिल्लाते हैं कि तुम सब के सब अभी के अभी अपना मुंह बंद करो। गुयान भले ही आज के समय में एक कमजोर इंसान बन चुका हो, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसने अतीत में इस पूरे परिवार के लिए बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे। तभी स्टेज पर मौजूद मुख्य एल्डर ठंडी आवाज में कहते हैं कि वो लड़का अब मेरे सामने खड़े होने की न्यूनतम योग्यता भी पूरी तरह से खो चुका है। टिंग टिंग सचमुच काफी अच्छी है। उसने अपने दुश्मन को महज एक ही मूव में बुरी तरह से हरा दिया। गू चुन भी काफी कमाल का लड़का है। उसने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के चौथे लेवल के एक बेहद मजबूत अपोनेंट को सिर्फ एक मूव में धूल चटा दी। हमें इन असली जीनियस कल्टीवेटर्स को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार के ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज देने चाहिए। वो अफसोस जताते हुए कहते हैं कि ये सचमुच एक बहुत बड़ा अफसोस है कि हमने अपने कीमती रिसोर्सेज को एक ऐसे कचरे और ट्रिपल पे बर्बाद कर दिया जो किसी काम का नहीं था। गुयान ने हमारे परिवार के बहुत सारे रिसोर्सेज को पूरी तरह से वेस्ट किया है। पास बैठा एक दूसरा शख्स कहता है कि हाँ, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। वे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो बाहर कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस हासिल करने गया है, लेकिन कौन जानता है कि वो आज बाहर की दुनिया में जिंदा भी है या नहीं। तभी गुयान के पिता गुलेई गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि अब अपना ये बकवास मुंह बंद करो। मेरा बेटा हमेशा से एक महान जीनियस था और उसने इस परिवार के लिए इतने योगदान दिए थे जो उन रिसोर्सेज के पूरी तरह से हकदार थे। मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा निश्चित रूप से एक दिन पूरी शान से जिंदा वापस आएगा। मुख्य एल्डर गुलेई को घूरते हुए कहते हैं कि गुलेई, आज हमारे पूरे परिवार का कंपटीशन चल रहा है। क्या तुम सबके सामने अपना चेहरा और इज्जत खोना चाहते हो? आज की कड़वी सच्चाई तो सिर्फ इतनी ही है कि वो इस समय एक मामूली कचरा है। आज के बाद मेरे सामने दोबारा गुयान का नाम मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्टेज पर मौजूद एक दूसरी लड़की कहती है कि पिंग माई उसका भाई होने के नाते वो कंपटीशन में उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा। कुंगे भी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसकी छोटी बहन होने के नाते वो भी इस बार अपना बेस्ट देगी। गुकून ही इस कंपटीशन को पूरी शान से जीतने वाला है। वो सोचती है कि मैं सोच रही हूँ कि अगर गुयान आज सच में वापस आ गया तो क्या होगा। गुलेई बेहद भावुक होकर मन ही मन सोचता है कि अगर मेरे यानेर के साथ वो भयानक हादसा न हुआ होता तो आज वो भी इसी स्टेज पर सबसे ऊपर खड़ा होता। तभी अचानक स्टेडियम के मुख्य दरवाजे पर एक तेज साया प्रकट होता है। वो साया कोई और नहीं बल्कि खुद गुयान था, जिसके पीछे आउटर सेक्ट एल्डर जांग बेहद शांत मुद्रा में खड़े थे। गुयान पूरे स्टेडियम पर एक नजर डालता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है कि तुम सब यहाँ सिर्फ मेरे लिए इकट्ठा हुए हो। गुयान, मेरे लिए वापस आने में अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं आखिरकार पूरी शान से वापस आ चुका हूँ। इस बार मैं उस पुराने अपमान और जिल्लत को हमेशा के लिए धो डालूंगा जो मैंने इतने सालों से अपने सीने में दबा कर रखी थी। उसे गेट पर खड़ा देखकर एक एल्डर की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाता है कि तुम यहाँ वापस क्या कर रहे हो? ये क्लैन कंपटीशन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम जैसे कचरे को पार्टिसिपेट करने की न्यूनतम योग्यता भी मिल सके। तुम्हें यहाँ वापस आकर अपनी और इस परिवार की और ज्यादा फजीहत कराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा शाओकुन सचमुच काफी कमाल का है। उसने इस बार फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। गुकून स्टेज पर खड़ा होकर गर्व से मुस्कुराता है और कहता है कि गुयान, अब दोबारा वैसी ढिठाई दिखाने की जुर्रत मत करना। ब्रदर कून अब इस पूरे क्लैन के सबसे टॉप मेंबर बन चुके हैं। तुम्हें तुरंत इस नए चैंपियन के सामने झुककर घुटने टेकने चाहिए। गुयान उसकी तरफ देखता है और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि हफ, चैंपियन शाओकुन, तुम तो अतीत में मुझसे एक मामूली लड़ाई में भी कभी जीत नहीं पाए थे और आज तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम खुद को इस क्लैन का चैंपियन कह रहे हो। गुकुंग गुस्से से कांपने लगता है और चिल्लाता है कि गुयान, अगर तुम्हें मेरी इस कामयाबी से कोई दिक्कत है तो आओ इस स्टेज पर और अपनी बची कुची स्किल से इस बात का फैसला कर लो। गुले तुरंत खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा अभी अभी बाहर से वापस आया है और उसकी ताकत इस समय तुमसे कम हो सकती है। अगर आज किसी ने भी मेरे बेटे को बुली करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंकल ले ही वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे इसके लिए उकसाया है। गुयान मुस्कुराता है और कहता है कि मैं इस शाओकुन को पहले भी पैरों तले कुचल सकता था और मैं इसे आज भी उतनी ही आसानी से धूल चटा सकता हूँ। गुकुन चिल्लाता है कि तुम चाहे जितनी जोर से चिल्ला लो, तुम्हारी कड़वी हकीकत कभी नहीं बदलेगी। तुम सिर्फ एक कचरे ही रहोगे। गुयन पूरी भीड़ को देखता है और एक बेहद ही शांत लेकिन खतरनाक आवाज में पूछता है कि तुम सब यहाँ किसे कचरा कह रहे हो? हे, कोई गलतफहमी मत पालना। मेरा मतलब है कि इस समय इस पूरे स्टेडियम में मौजूद तुम सब के सब मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ कचरा हो। ये सुनते ही पूरे स्टेडियम में एक सन्नाटा छा जाता है और फिर सभी लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं। एक कल्टीवेटर चिल्लाता है कि तुम एक यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश हो जो कल्टीवेशन तक नहीं कर सकता और यहाँ खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बकवास बातें कर रहा है। गुयान हल्के से हंसता है और कहता है कि अब और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तुम सब के सब जितने भी लोग खुद को जीनियस समझते हो, एक साथ मुझ पे हमला करने के लिए आ जाओ। मुख्य एल्डर गुस्से में कहते हैं कि गुयान, आखिर इस बेकार की जिद का क्या फायदा? अभी के अभी घुटनों के बल बैठ जाओ और मेरे बेटे के सामने अपना सिर झुकाकर माफी मांगो।
गुयान कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम सब एक साथ आओ। मुख्य एल्डर अपने बेटे से कहते हैं कि कुनेर, ये लड़का बहुत ज्यादा घमंडी हो चुका है, बस वैसा ही करो जैसा ये कह रहा है। सब के सब एक साथ इस पर अटैक करो, कोई भी अपना हाथ पीछे मत रखना। देखते ही देखते 1 दर्जन से भी ज्यादा मजबूत फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स अपनी तलवारें निकालकर गुयान पर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचते हैं, गुयान के शरीर से एक बेहद ही खौफनाक सुनहरी रोशनी का ब्लास्ट होता है। स्टेज पर बैठे एल्डर्स अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं। एक एल्डर थर थर कांपते हुए चिल्लाता है कि ये कैसे मुमकिन है। गुयान अचानक एक गोल्डन कोर स्टेज का इतना शक्तिशाली एक्सपर्ट कैसे बन गया। हमारी पूरी गू फैमिली में कुल मिलाकर बमुश्किल 1 दर्जन ही गोल्डन कोर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। गूले ये देखकर खुशी से रोने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे, मेरा बेटा कोई कचरा नहीं है, वो तो असल में एक बेहद शक्तिशाली गोल्डन कोर एक्सपर्ट बन चुका है। गुयान अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक के साथ उन सभी हमलावरों की तरफ देखता है और कहता है कि आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि एक असली और कभी न पाटी जा सकने वाली असीम खाई क्या होती है। वो अपने हाथ को हवा में उठाता है और एक बेहद ही प्राचीन आग की लपट को रिलीज करता है। हमला करने आए कल्टीवेटर्स हवा में ही चीखने लगते हैं कि एक गोल्डन कोर एक्सपर्ट के सामने हम सब मिलकर उसका एक मूव तक झेलने की क्षमता भी नहीं रखते। ये पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और वे सभी कल्टीवेटर्स एक ही पल में हवा में उड़कर दूर जा गिरते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं। मुख्य एल्डर जमीन पर घुटनों के बल गिर जाते हैं और हांफते हुए सोचते हैं कि वो अचानक इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। क्या मेरा अतीत में लिया गया फैसला सचमुच पूरी तरह से गलत था? गुयान शांत मुद्रा में खड़ा रहता है और उसकी उंगलियों पर वो आग अभी भी नाच रही होती है। भीड़ में से एक शख्स डरते हुए कहता है कि ये आग इतनी खतरनाक है कि ये सामने वाले की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक ही पल में जलाकर राख कर सकती है। उसने महज एक ही सिंगल एनकाउंटर में पूरे के पूरे फील्ड को साफ कर दिया। गूले गर्व से चिल्लाते हैं कि अब किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे बेटे गुयान को कचरा कहने की जरूरत करे। एल्डर यानेर ने अकेले ही अपने एक वार से सबको घुटनों पर ला दिया है। मुख्य एल्डर कांपती हुई आवाज में पूछते हैं कि इस बार के चैंपियन का फैसला अब कैसे किया जाना चाहिए। दूसरा एल्डर तुरंत आगे आता है और कहता है कि गुयान की ये ताकत सचमुच पूरी तरह से आश्चर्यजनक है। वही इस पूरे क्लैन कंपटीशन के एकमात्र चैंपियन है। कृपया आगे आएं और अपना हकदार रिवॉर्ड स्वीकार करें। वे उसके सामने एक बेहद कीमती बॉक्स खोलते हैं जिसमें एक चमकदार श्वैंकिंग पिल रखी हुई थी। गुयान उस बॉक्स को देखता है और एक लापरवाह मुस्कान के साथ कहता है कि मुझे इस मामूली श्वैंकिंग पिल की कोई परवाह नहीं है। ये कचरा जैसी चीजें मेरे ध्यान के लायक भी नहीं है। ये सुनते ही पूरी भीड़ एक बार फिर से चौंक जाती है। मुख्य एल्डर गुस्से और अपमान से लाल होकर कहते हैं कि गुयान, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये खजाने पहले से ही इस पूरे परिवार के फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपनी भूख को इतना ज्यादा मत बढ़ाओ। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ रुकना है। ये एल्डर तुम्हें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा 1000 स्पिरिट स्टोन्स देने के लिए तैयार है। गूले भी थोड़ा घबराकर कहते हैं कि यानेर, वो कोई छोटी रकम नहीं है, तुम्हें तुरंत एल्डर की इस रिक्वेस्ट को मान लेना चाहिए। गुयान जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं इस ब्रह्मांड के सबसे पवित्र कुनलुन होली लैंड का सबसे पहला और बड़ा शिष्य हूँ। इस मामूली कचरे को मेरे सामने लाकर इस पूरे परिवार को और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। मैं गुयान इस क्लैन कंपटीशन के किसी भी रिवॉर्ड की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। मुख्य एल्डर चिढ़कर पूछते हैं कि तो फिर तुम आखिर ऐसा क्या चाहते हो जिससे तुम्हें पूरी संतुष्टि मिल सके। गुयान अपनी पीठ फेरता है और कहता है कि मैं आज यहाँ सिर्फ अपने मन की क्लैरिटी के लिए वापस आया था। अब जब मैंने अपना वो गोल पूरी तरह से अचीव कर लिया है तो मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। गूले आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि यिंगेर, तुम अब कहाँ जा रहे हो? गुयान मुड़कर अपने पिता को देखता है और आदर से कहता है कि पिताजी, मैं पहले ही कुनलुन होली लैंड में शामिल हो चुका हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे अपनी कल्टीवेशन को आगे जारी रखने के लिए वहीं वापस लौटना होगा। गूले हैरान होकर पूछते हैं कि क्या ये कुनलुन होली लैंड इस पूरे डेसोलेट इमॉर्टल ग्रेट वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित होली लैंड है? चूंकि मेरे यानेर ने इतने बड़े होली लैंड को ज्वाइन कर लिया है तो क्या हमारी इस गू फैमिली को भी इसका कोई फायदा मिल सकता है? गुयान मुस्कुराता है और कहता है कि कुनलुन होली लैंड असल में अज्योर हेवन रियल में लोकेटेड है। हालांकि ये अभी अपने डेवलपमेंट के बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, लेकिन मुझे अपने मास्टर पर पूरा भरोसा है कि ये बहुत जल्द इस पूरे डेसोलेट इमॉर्टल ग्रेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस हो जाएगा। मुख्य एल्डर थोड़े संशय के साथ पूछते हैं कि गुयान, अगर ये कुनलुन होली लैंड इतना ज्यादा पावरफुल है तो मुझे बस इतना बताओ कि इस समय उस होली लैंड में कुल कितने शिष्य कल्टीवेट कर रहे हैं? गुयान पूरी शान से अपनी छाती चौड़ी करता है और कहता है कि करेंटली इस पूरे होली लैंड में सिर्फ एक ही शिष्य है और वो मैं हूँ। मैं ही इस कुनलुन होली लैंड का सबसे पहला और बड़ा डिसाइपल हूँ। ये सुनते ही पूरा स्टेडियम सन्न रह जाता है और मुख्य एल्डर जोर से हंसने लगते हैं। तभी पास खड़ा एक कल्टीवेटर बात काटते हुए कहता है कि वैसे गोल्डन जेड सेक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी मंगेतर अब उस प्रतिष्ठित गोल्डन जेड सेक्ट की एक कोर डिसाइपल बन चुकी है। उनके और आपके बीच की ये दूरी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। गुयान ठंडी आवाज में कहता है कि मेरे महान कुनलुन होली लैंड के सामने उस मामूली गोल्डन जेड सेक्ट की भला क्या औकात है?
गोले थोड़े गंभीर होकर कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके मुताबिक तुम्हारी मंगेतर गु इंग्लियो पहले से ही गोल्डन जेड सेक्ट की एक कोर डिसाइपल बन चुकी है, जिसके पास वहाँ बहुत ऊंची पोजीशन है। इसके अलावा उस सेक्ट के एक बेहद हाई रैंकिंग मेंबर के बेटे ने उसे पसंद कर लिया है। हमारी गु फैमिली के बड़े एल्डर्स भी इस नए मैच मेकिंग में काफी इंटरेस्टेड हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में गु इंग्लियो उस हाई रैंकिंग मेंबर के बेटे को साथ लेकर इस गु फैमिली में आएगी, ताकि वो तुम्हारे साथ अपनी पुरानी एंगेजमेंट को आधिकारिक रूप से खत्म कर सके। गु यान की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा चमकता है और वो कहता है कि ये बिल्कुल असंभव है। यिंगलियो और मैं कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वो कल्टीवेटर कहता है कि बस कुछ दिन और इंतजार करो, तुम्हें खुद अपनी आंखों से सब दिख जाएगा। वो एंगेजमेंट का एनलमेंट अगले कुछ ही दिनों के अंदर होने वाला है। गुयान अपनी मुट्ठियां भींचता है और कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहीं रहकर उसका इंतजार करूंगा। मैं कभी इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि यिंगलियो सच में मेरे साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती है। अब हम अगली सीन में देखते हैं कि एक खूबसूरत बगीचे में गु इंग्लियो खड़ी थी। उसके पास एक अमीर दिखने वाला लड़का आता है जिसका नाम जिन हाओ था। वो अपने हाथ में एक चमकदार लाल रंग की गोली रखता है और कहता है कि यिंगलियो, ये एक ग्रेड 3 क्रिम्सन ब्लड पिल है जो शरीर के क्यूई और ब्लड को बहुत तेजी से एनहांस कर सकती है। ये बेहद इफेक्टिव है और मैंने इसे हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। गु इंग्लियो उस गोली को बिना देखे ही शांत आवाज में कहती है कि जिन हाओ, इतनी वैल्यूएबल चीज मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ी उदास होकर दूर देखती है और मनी मन सोचती है कि न जाने मेरे ब्रदर गुयान इस समय कहाँ होंगे। जिन हाओ उसकी उदासीनता को देखकर थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है कि इंग्लियो, तुम इस समय एक कोर डिसाइपल हो जिसका पोटेंशियल पूरी तरह से अनलिमिटेड है। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो कभी तुम्हारे साथ खड़े होने के लायक भी नहीं बन सकते और वे तुम्हारे साथ रहने के लिए डेस्टिन बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे फैमिली एल्डर्स ने तुम्हें उस बेकार लड़के के साथ अपनी एंगेजमेंट को एनल करने के लिए जो सलाह दी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब तक उस बकवास लड़के को रास्ते से पूरी तरह से हटा नहीं दिया जाता, तब तक गु इंग्लियो के पास मेरे अलावा भला और क्या ऑप्शन बचेगा। शायद उस पूरी गु फैमिली को एक साथ खत्म कर देना मेरे लिए कहीं ज्यादा आसान काम होगा। गु इंग्लियो मन ही मन घबरा जाती है और सोचती है कि ब्रदर गुयान इस समय इस जिन हाओ के सामने बिल्कुल भी कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे अपने ब्रदर गुयान को इस खतरे से बचाने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। तभी बगीचे के बाहर कुछ हलचल होती है और जिन हाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार वे लोग यहाँ आ ही गए। इंग्लियो, अब तुम्हारी अपनी खुद की क्या चॉइस है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि गु फैमिली के मुख्य हॉल में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। ग्रैंड एल्डर जो बड़ी बड़ी बातें पहले कर रहे थे, वे सब अब सच साबित होती दिख रही थी। ह्यू यिमिंग जो गोल्डन जेड सेक्ट का एक बड़ा कल्टीवेटर था, वो सचमुच अपने साथ कुछ लोगों को लेकर एंगेजमेंट को एनल करने के लिए वहां पहुंच चुका था। उसके बगल में खड़ा लड़का बेहद घमंडी लग रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि उस मशहूर गोल्डन जेड सेक्ट के एक बहुत बड़े हाई रैंकिंग मेंबर का बेटा था। हाँ यिमिंग अपनी भारी आवाज में कहता है कि चलिए आज के इस मामले को बिना किसी देरी के बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेते हैं। वो आसपास देखता है और अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहता है कि इस जगह से गरीबी की एक अजीब सी बू आ रही है। तभी गु फैमिली का एक एल्डर आगे बढ़ता है और झुककर कहता है कि गोल्डन जेड सेक्ट के युवा मास्टर का हमारी इस छोटी सी फैमिली में आगमन हुआ है। हमारी गु फैमिली को इस शादी को तोड़ने के मामले में दखल देने का कोई हक बिल्कुल भी नहीं है। हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। जिन हाओ मुस्कुराता है और कहता है कि ग्रैंड एल्डर, मुझे बस इतना बताओ कि वो बेकार लड़का ब्रदर गुयान इस समय कहाँ छुपा हुआ है, मुझे उससे मिलना है। ग्रैंड एल्डर हंसते हुए कहता है कि गुयान। तभी पीछे से गुयान की एक बेहद ही ठंडी और गंभीर आवाज गूंजती है कि शिंगलो, क्या ये तुम्हारी खुद की मर्जी है कि तुम मेरे साथ इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हो। गु इंग्लियो उसे देखते ही चौंक जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिन हाओ के सामने से हटकर गुयान की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है और चिल्लाती है कि ब्रदर गुयान, ये बिल्कुल भी यिंगलियो का आइडिया नहीं है। यिंगलियो ने इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए कभी अपनी सहमति नहीं दी है। ये सुनते ही जिन हाओ का चेहरा गुस्से से पूरी तरह से काला पड़ जाता है। वो गु इंग्लियो को घूरते हुए चिल्लाता है कि तुम जैसी औरत, मैंने तुम्हें खुश करने के लिए इस पूरी दुनिया के एक से बढ़कर एक कीमती खजाने तुम्हारे कदमों में लाकर रख दिए, लेकिन तुमने आज तक मुझे एक छोटी सी मुस्कान तक नहीं दी। और आज इस गुड फॉर नथिंग कचरे को देखते ही तुम किसी तितली की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराने लगी हो। वो अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखता है और गुयान की तरफ कदम बढ़ाते हुए बेहद खतरनाक आवाज में कहता है कि तो तुम ही गुयान हो। मैं तुम्हें एक भलाई की सलाह देता हूँ कि थोड़े सेंसिबल बनो और हमारे रास्ते में कोई मुसीबत खड़ी करने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस गोल्डन जेड सेक्ट का असली गुस्सा कितना भयानक हो सकता है।
अब हम अगले सीन में देखते हैं कि जिनहाओ गुस्से से तमतमाया हुआ गुयान की तरफ बढ़ता है और अपनी तलवार को खींचते हुए कहता है कि तुम जैसे मामूली चींटी की ये मजाल कि तुम मेरे सामने खड़े होने की जुर्रत करो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो? इस गोल्डन जेड सेट का असली गुस्सा कितना भयानक हो सकता है ये तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा। वो अपनी पूरी ताकत को रिलीज करता है और जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम चाहो तो अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि एक गोल्डन कोर रियम के सेकंड लेवल के कल्टीवेटर के लिए तुम जैसे कचरे को अपनी एक ही उंगली से मसल देना बेहद मामूली काम है। आज मैं तुम्हारी इस कुत्ते जैसी जिंदगी को यहीं पर खत्म कर दूंगा। हा हा हा। वहाँ खड़े क्लैन के बड़े एल्डर्स उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि ये सचमुच कितना हास्यास्पद और बेवकूफी भरा है। ये लड़का गुयान अभी भी ये सोच रहा है कि इसका वो मामूली कुनलुन होली लैंड हमारे इतने विशाल और प्रतिष्ठित गोल्डन जेड सेट का मुकाबला कर सकता है। ये सचमुच पूरी तरह से मूर्ख है। गु लई ये देखकर बेहद घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, मेरा बेटा बहुत बड़े खतरे में है, मुझे तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। गु इंग्लियो भी डर से कांपते हुए चिल्लाती है कि ब्रदर गुयान बहुत सावधान रहना। ये जिनहाओ इस समय गोल्डन जेड सेट की सबसे शक्तिशाली और खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे पर्पल यांग ट्रेजर टेक्निक कहा जाता है। ये एक बेहद शक्तिशाली किंग लेवल टेक्निक है जो अपने ओपोनेंट को एक ही पल में पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखती है। ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और खतरनाक है। पूरे स्टेडियम में मौजूद लोग ये सुनकर दंग रह जाते हैं कि किंग लेवल टेक्निक, हमारी पूरी गू फैमिली की सबसे सर्वोच्च और उच्चतम तकनीक भी सिर्फ एक मामूली शुएन लेवल की है। फिर भला हम इतने बड़े और शक्तिशाली वार का सामना कैसे कर सकते हैं? जिनहाओ पूरी तरह से घमंड में अंधा होकर चिल्लाता है कि गुयान, आज का ये दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। मैं आज अपनी आंखों से तुम्हें तड़प तड़प कर मरते हुए देखूंगा। वो अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाता है और एक खौफनाक पंच तैयार करता है। आसमान में एक भयानक ऊर्जा का गोला प्रकट होता है और वो चिल्लाता है कि ये मेरा हाउ यंग फिस्ट है, एक किंग लेवल टेक्निक, अब मर जाओ। एक बेहद जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है, लेकिन जैसे ही धुआं साफ होता है, वहां का नजारा देखकर जिनहाओ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। गुयान अपनी जगह पर बिल्कुल शांत और अडिग खड़ा था, जैसे उस पर किसी तिनके का भी असर न हुआ हो। जिनहाओ अपनी फटी आंखों से उसे देखता है और चिल्लाता है कि ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरा ये शक्तिशाली हाउ यांग फिस्ट इसके सामने पूरी तरह से बेकार कैसे साबित हो गया? ये लड़का तो सिर्फ एक मामूली कचरा था, फिर ये मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैसे हो सकता है? गुयान एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी ये किंग लेवल टेक्निक मेरे सामने सिर्फ एक मामूली और तुच्छ ट्रिक है। वो अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है और अपनी फ्लेम गॉड टेक्निक की एक छोटी सी लहर को हवा में छोड़ता है। वो आग की लपट सीधे जिनहाओ की तरफ बढ़ती है। जिनहाओ को संभलने का एक पल भी मौका नहीं मिलता और वो भयानक आग उसे अपनी चपेट में ले लेती है। जिनहाओ दर्द से चीखने लगता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आवाज हमेशा के लिए शांत हो जाती है। वो घमंडी लड़का जो खुद को एस्थेटिक सेट का नंबर 1 जीनियस समझता था, वो महज एक ही सिंगल मूव में पूरी तरह से मारा जाता है। ये देखकर पूरा स्टेडियम सन्न रह जाता है। ह्यू यिमिंग जो दूर खड़ा था, वो चिल्लाता है कि ये बिल्कुल असंभव है। इसने हमारे युवा मास्टर को सिर्फ एक ही वार में ढेर कर दिया। गु लई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते और खुशी से चिल्लाते हैं कि मेरा बेटा न सिर्फ दोबारा कल्टीवेट कर सकता है, बल्कि उसने एस्थेटिक सेट के सुपर जीनियस को इतनी आसानी से धूल चटा दी। ये सचमुच अद्भुत और अकल्पनीय है। लेकिन तभी ह्यू यिमिंग के चेहरे पर एक खौफनाक गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तलवार निकालता है और दहाड़ता है कि ब्रदर गुयान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे युवा मास्टर की जान ले ली। मैं आज न सिर्फ तुम्हें तड़प तड़प कर मारूंगा, बल्कि तुम्हारी इस पूरी गू फैमिली को भी इसकी बहुत बड़ी और खौफनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अपनी असली ताकत को पूरी तरह से अनलीश करता है, जिससे पूरे स्टेडियम की हवा भारी हो जाती है। वहाँ खड़े एल्डर्स उस भयानक प्रेशर से जमीन पर गिरने लगते हैं और डरते हुए चिल्लाते हैं कि ये ऑरा, क्या ये सचमुच एक नैसन सोल लेवल के एक्सपर्ट की है? और ये कोई साधारण नैसन सोल स्टेज बिल्कुल नहीं लग रहा। हमने सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। वे गुयान की तरफ मुड़ते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं कि गुयान, तुम जैसे कुत्ते की वजह से हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। तुम तुरंत आगे बढ़ो और अपनी जान देकर इस गुस्से को शांत करो। इस लड़के को हमारे परिवार से तुरंत अलग कर दिया जाए। इसे मारने वाले हम नहीं हैं, ये सब इसका खुद का किया धरा है। इसे हमारे क्लैन का शाश्वत पापी घोषित कर दिया जाए। गुयान उन स्वार्थी एल्डर्स की तरफ देखता है और जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि तो ये है तुम लोगों की असली हकीकत, एक ऐसा परिवार जो सिर्फ तब तक तुम्हारी परवाह करता है जब तक तुम्हारे पास कोई वैल्यू हो, और जैसे ही कोई मुसीबत आए वे तुम्हारे मरने की दुआ करने लगते हैं। क्या तुम मूर्खों को सच में ऐसा लगता है कि अगर मैं आज यहाँ सुसाइड कर भी लूँ तो क्या उससे इस गोल्डन जेड सेट का भयानक गुस्सा शांत हो जाएगा? तुम सब कितने भोले और नासमझ हो। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो, जिस पल मैंने इस जिनहाओ को मौत के घाट उतारा था, उसी पल से ये पूरी गू फैमिली उनके डेथ वारंट की लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। हा
वो पीछे मुड़ता है और शांति से खड़े आउटर सेक्ट एल्डर जांग की तरफ देखता है और आदर से कहता है कि एल्डर जांग, अब बाकी का सारा मामला मैं पूरी तरह से आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एल्डर जांग एक हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं। वे सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं और अचानक पूरे स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। हो यिमिंग, जो अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो अचानक हवा में ही पूरी तरह से लॉक हो जाता है। वो अपने शरीर के एक हिस्से को भी हिलाने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है। वो मन ही मन पूरी तरह से घबरा जाता है और सोचता है कि ये आखिर क्या हो रहा है। मेरी ये वाइल्ड घोस्ट सेक्ट की पूरी ताकत अचानक ब्लॉक कैसे हो गई? मैं अपनी जगह से हिल तक क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये सामने खड़ा शख्स निश्चित रूप से एक ऐसा सुपर एक्सपर्ट है जो इस पूरे नासेंट सोल स्टेज की सीमाओं से कहीं ज्यादा परे और असाधारण है। भला हमारी ये छोटी सी गू फैमिली इतने शक्तिशाली इंसान के सामने इतनी लाचार कैसे हो सकती है? वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एक लेट स्टेज नासेंट सोल एक्सपर्ट था, लेकिन वो इस रहस्यमयी एल्डर के सामने अपना एक छोटा सा मूव तक झेलने की क्षमता नहीं रखता था। एल्डर जंग अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाते हैं और एक अत्यंत शक्तिशाली अदृश्य दबाव हो यिमिंग के ऊपर गिरता है। एक जोरदार धमाके के साथ हो यिमिंग का पूरा शरीर जमीन में धंस जाता है और वो वहीं पर हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। ये भयानक मंजर देखकर स्टेडियम में मौजूद हर एक कल्टीवेटर की सांसें अटक जाती हैं। वे थर थर कांपते हुए सोचते हैं कि वो इतनी आसानी से सिर्फ एक ही पल में मर गया। वो भयानक और दमनकारी ऑरा जो अभी कुछ देर पहले हमें महसूस हो रही थी, हमें लगा था कि वही इस दुनिया का सबसे बड़ा बिग शॉट है, लेकिन इस अजनबी सीनियर ने तो उसे एक कीड़े की तरह मसल कर रख दिया। क्लैन का मुख्य एल्डर मन ही मन सोचता है कि मैंने अभी कुछ देर पहले इस गुयान को कितना ज्यादा भला बुरा कहा था। अगर उसने सिर्फ अपनी एक उंगली भी मेरी तरफ उठा दी होती तो आज मेरी पूरी गू फैमिली का नामो निशान हमेशा के लिए मिट चुका होता। गूले आगे बढ़ते हैं और कांपती हुई आवाज में पूछते हैं कि यानिर, ये जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, ये इतने अथाह और रहस्यमयी सीनियर हैं, क्या ये तुम्हारे मास्टर हैं? गुयान तुरंत अपने पिता की बात काटते हुए कहता है कि पिताजी, आप ऐसी बकवास बातें बिल्कुल मत कीजिए। मेरा स्टेटस हमारे सेक्ट में बहुत ही मामूली और नीचा है। मैं भला हमारे महान सेक्ट मास्टर के साथ अपनी तुलना करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं हमारे सेक्ट मास्टर के सामने खुद को देखूं तो मैं इस असीम महासागर में मौजूद पानी की सिर्फ एक छोटी सी बूंद के बराबर हूँ। पिताजी, ये जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये हमारे कुनलुन होली लैंड के सिर्फ एक आउटर सेक्ट एल्डर हैं। मेरे मास्टर आखिर किस तरह के दिव्य और महान व्यक्ति हैं, इसके बारे में सोचना भी हमारी कल्पना से परे है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि एल्डर जांग, आपने इस बेहद छोटी और मामूली सी बात को इतनी आसानी से हैंडल कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो गू यिंगलियो की तरफ मुड़ता है और उसका हाथ थामते हुए कहता है कि यिंगलियो, अब मैं पूरी तरह से रीबॉर्न हो चुका हूँ। तुम अब मेरे साथ इस जगह को छोड़कर हमारे पवित्र कुनलुन होली लैंड में वापस चलो। वो छोटा और मामूली सा गोल्डन जेड सेक्ट अब तुम्हारे रुकने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहा है। गू यिंगलियो की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि हाँ ब्रदर गुयान, आप मुझसे जो भी कहेंगे, मैं आपकी हर एक बात मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। गुयान अपने पिता की तरफ देखता है और कहता है कि पिताजी, आप भी हमारे साथ इसी समय इस कुनलुन होली लैंड में चलेंगे। इस स्वार्थी गू फैमिली में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसकी आपको रत्ती भर भी परवाह करनी चाहिए। हमारी माताजी आज से ठीक 10 साल पहले इसी परिवार के एक मामूली मिशन के लिए अपनी जान गंवा चुकी हैं। हमारे इस पूरे परिवार का अब इस क्लैन पर एक छोटा सा भी कर्ज बकाया नहीं है। वो पीछे मुड़कर उन गद्दार एल्डर्स की तरफ देखता है जिन्होंने उसे मरने के लिए कहा था। वो एल्डर जांग से कहता है कि फोर्थ ब्रदर, आपने इनके डांटियन को पूरी तरह से क्रिपल कर दिया है, लेकिन इनकी जान बख्श दी है। ये बहुत अच्छा किया। गुयान उन एल्डर्स के पास जाता है और ठंडी आवाज में कहता है कि हाँ, आज के बाद से तुम सब इस लाचार और क्रिपल जिंदगी का असली स्वाद चखोगे जो तुमने मेरे लिए सोची थी। वे एल्डर्स रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, हमारा पूरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। अगर हमने अतीत में तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी अच्छा बर्ताव किया होता तो आज हमारी गू फैमिली की ये दुर्दशा कभी नहीं होती। ब्रदर गू, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपने ही हाथों से इस असीम कामयाबी के सुनहरे अवसर को हमेशा के लिए कचरे में फेंक दिया। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वे सभी ब्रोकन ड्रैगन माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। गुयान मुस्कुराते हुए पूछता है कि पिताजी, यिंगलियो, आप दोनों को अब कैसा महसूस हो रहा है? फोर्थ ब्रदर, हमारी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा तेज थी, लेकिन वे लोग अब बहुत पीछे छूट चुके हैं। वो हंसते हुए कहता है कि अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा करो और हमारे इस भव्य कुनलुन होली लैंड में आप दोनों का पूरी श्रद्धा के साथ स्वागत है। पिताजी, यिंगलियो, क्या आप दोनों इस असीम पवित्र पर्वत पर ऊपर जाने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं? गूले चारों तरफ के भव्य नजारे को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि यानिर, ये तो सिर्फ एक पहाड़ पर चढ़कर अपने नए घर जाने जैसा है। इसके लिए हमें भला किस तरह की मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत होने वाली है। लेकिन जैसे ही वे सेक्ट के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने पहुंचते हैं, वे दोनों पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। गूले की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वे कहते हैं कि ये सचमुच एक ऐसा भव्य माउंटेन गेट है जो किसी सर्वोच्च सेक्ट का होना चाहिए। यहाँ तक कि उस मशहूर गोल्डन जेड सेक्ट का मुख्य द्वार भी इसके सामने रत्ती भर भी ग्रैंड नहीं है। गू यिंगलियो भी
श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहती है कि इस भव्य कुनलुन होली लैंड के सामने वो गोल्डन जेड सेक्ट सच में कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से फीका है। गुयन मुस्कुराता है और कहता है कि चलिए हम सब ऊपर चलते हैं, बाकी की सारी बातें हम पहाड़ के ऊपर पहुंचकर आराम से करेंगे। जैसे ही वे सेक्ट की सीमा के अंदर कदम रखते हैं, वे दोनों एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा को महसूस करते हैं। गुलेई हाँफते हुए कहते हैं कि ओह, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो सचमुच बहुत ज्यादा रिच और प्योर है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर कोई इंसान यहाँ सिर्फ एक दिन भी कल्टीवेशन कर ले तो वो बाहर की दुनिया के पूरे 1 महीने की कठिन कल्टीवेशन के बराबर होने वाली है। गु इंग्लो भी हैरान होकर कहती है कि मैंने गोल्डन जेड सेक्ट के सबसे ऊंचे और पवित्र पॉइंट पर कल्टीवेशन किया था, जहां बड़े बड़े स्पिरिचुअल वेन्स और बहुत बड़े बड़े स्पिरिट गैदरिंग अरेज लगाए गए थे। वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की दुनिया से पूरे 4 गुना ज्यादा थी और हम कोर्स शिष्यों को वहां साल में सिर्फ एक ही बार जाने की परमिशन मिलती थी। लेकिन अगर मैं उसकी तुलना हमारे इस होली लैंड से करूं तो वो जगह इसके सामने सचमुच पूरी तरह से एक मरुस्थल जैसी है। ये तो कुछ भी नहीं है। गुयान हल्के से हंसता है और कहता है कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, ये कुछ भी नहीं है। जब तुम दोनों इस सेक्ट के और ज्यादा अंदर जाओगे तब तुम्हें यहाँ के असली चमत्कारों का अंदाजा होगा। ये जगह सचमुच पूरी तरह से अमेजिंग है। यहाँ एक शिष्य बनने की बात तो बहुत दूर की है। अगर किसी इंसान को यहाँ एक मामूली झाड़ू लगाने वाले या जेनेटर का काम भी मिल जाए तो उसकी पोजीशन उस गोल्डन जेड सेक्ट के पूरे सेक्ट लीडर से कहीं ज्यादा बेहतर और ऊंची होने वाली है। वे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हवा में एक बेहद ही मीठी और दिव्य सुगंध फैलने लगती है। गुलेई गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि इस हवा में घुली हुई सुगंध तो पहले से भी पूरे 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पवित्र महसूस हो रही है। यानिर, क्या मैं सचमुच आज के बाद से हमेशा के लिए इसी पवित्र जगह पर रह सकता हूँ? तभी अचानक आसमान से सेक्ट मास्टर की एक बेहद ही गंभीर और गूंजती हुई आवाज आती है। मेरे प्रिय डिसाइपल, अपने पूरे परिवार को साथ लेकर तुरंत मुख्य हॉल में मुझसे मिलने के लिए आओ। गुयान तुरंत झुककर आदर से कहता है कि जी मास्टर, मैं तुरंत हाजिर होता हूँ। वो अपने पिता और यिंगलियो की तरफ देखता है और कहता है कि पिताजी, यिंगलियो, हमारे मास्टर ने हमें मुख्य हॉल में बुलाया है, हमें तुरंत चलना होगा। उसी समय सेक्ट मास्टर के सामने सिस्टम की एक नई नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। डिंग, डिटेक्टेड। आपके पहले शिष्य गुयान के मिशन की कंप्लीशन रेट इस समय 80% तक पहुंच चुकी है। होस्ट, क्या आप अपने इस रिवॉर्ड को क्लेम करना चाहते हैं? सेक्ट मास्टर थोड़ा विचार करता है और मन ही मन सोचता है कि लॉजिकली देखा जाए तो इस बच्चे ने अपना पूरा खोया हुआ आत्मसम्मान और डिग्निटी पूरी शान से वापस पा ली है और इसमें कई बड़े लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो फिर इस मिशन को पूरी तरह से परफेक्टली कंप्लीट होना चाहिए था। ये प्रोग्रेस अभी सिर्फ 80% पर क्यों अटकी हुई है? वो थोड़ा और सोचता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा, अब मैं पूरी तरह से समझ गया। उस गोल्डन जेड सेक्ट के साथ जो असली मुसीबत है वो अभी तक पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुई है। उस घमंडी जिन्हाओं को मारना असल में इस मिशन को और ज्यादा आगे बढ़ाने के बराबर साबित हुआ है। वो सिस्टम से पूछता है कि हे सिस्टम, तुम आखिर इस प्रोग्रेस को किस तरह से कैलकुलेट करते हो? क्या तुम जानबूझकर मेरे इस प्यारे शिष्य के लिए मुसीबतों और डिफिकल्टी को बढ़ा रहे हो? सिस्टम तुरंत एक मैकेनिकल आवाज में रिप्लाई करता है कि होस्ट को सम्मान के साथ सूचित किया जाता है कि ये सिस्टम कोई जीवित प्राणी नहीं है, इसलिए इसका कोई पर्सनल वजूद या इरादा नहीं है। सेक्ट मास्टर थोड़ा चिढ़कर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने दोबारा जुबान लड़ा रहे हो। मुझे अभी के अभी इस पूरी बात का एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिस्टम तुरंत अपनी टोन बदलते हुए कहता है कि इस सिस्टम के डिटेल्स में हुई थोड़ी सी इनएडिक्वेसी और कमी के कारण मैं होस्ट को कॉम्पनसेशन के तौर पर 1000 फुट स्लो स्लाइसिंग ग्रांट करता हूँ। इसके साथ ही जितने भी इसके साथ आने वाले स्पिरिचुअल स्प्रिंग स्टोन्स हैं वे सब आपके लिए पूरी तरह से सेटअप किए जा रहे हैं। सेक्ट मास्टर मुस्कुराता है और सोचता है कि ये काम भला कितना मुश्किल हो सकता है। मौजूदा प्रोग्रेस भले ही 80% हो, लेकिन ये पिछले 100% प्रोग्रेस के बिल्कुल बराबर ही है। रिवॉर्ड तो पूरी तरह से सेम रहने वाला है, लेकिन इस बार मुझे 20% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल रहा है जो मेरे लिए एक बहुत बड़े बोनस की तरह काम करेगा। तभी गुयान अपने पिता और गुइंगलियो के साथ मुख्य हॉल के अंदर प्रवेश करता है। वो घुटनों के बल बैठकर आदर से कहता है कि शिष्य गुयान अपने महान मास्टर को प्रणाम करता है। गुले और गुइंगलियो उस सिंहासन पर बैठे भव्य और दिव्य पुरुष को देखकर पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। गुले मन ही मन सोचते हैं कि यही मेरे यानिर के मास्टर हैं। इनकी गहराई सचमुच पूरी तरह से अथाह है। ये निश्चित रूप से दुनिया से छिपे हुए कोई बेहद महान और सर्वोच्च मास्टर हैं। सेक्ट मास्टर अपनी गहरी और गंभीर आंखें गुयान पर टिकाते हैं और ठंडी आवाज में कहते हैं कि मेरे प्रिय शिष्य, तुमने इस पूरी फैमिली ट्रिप के दौरान जो भी एक्शंस लिए हैं वे मेरे और इस सेक्ट की इच्छाओं के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थे। क्या तुम्हें अपनी इस बहुत बड़ी लापरवाही का अंदाजा है? गुयान तुरंत अपना सिर जमीन से लगा लेता है और कांपते हुए कहता है कि मास्टर, ये पूरी तरह से मेरी लापरवाही और गलती थी। कृपया मुझे इसके लिए जो भी उचित सजा हो वो दीजिए। सेक्ट मास्टर उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुमने उस गोल्डन जेड सेक्ट के युवा मास्टर को मौत के घाट उतार दिया।
क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता था कि वो गोल्डन जेड सेक्ट इसके बाद चुपचाप बैठा रहेगा और कोई मूव नहीं करेगा? इस कुनलुन होली लैंड का ये सिद्धांत कभी नहीं रहा कि हम दुश्मनों के हमारे दरवाजे तक आने का चुपचाप बैठकर इंतजार करें। इसके बजाय तुमने पहले ही आगे बढ़कर उस गोल्डन जेड सेक्ट पर एक भीषण हमला क्यों नहीं किया? तुम्हें उन्हें इतनी बुरी तरह से डरा देना चाहिए था कि वे दोबारा हमारी तरफ देखने की हिम्मत भी न कर पाते। अगर तुम ऐसा करते तो भला किसकी इतनी मजाल होती जो हमारे खिलाफ अपने मन में कोई नफरत या बदला लेने की भावना रख पाता? वो गुयान के करीब आते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय शिष्य, एक बात हमेशा अपने दिमाग में अच्छी तरह से याद रखना। तुम जब भी इस बाहरी दुनिया में बाहर निकलते हो तो तुम सिर्फ अपने अकेले का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तुम जहाँ भी जाते हो तुम इस पूरे महान कुनलुन होली लैंड के मान सम्मान को अपने साथ लेकर चलते हो। तुम्हारे हर एक एक्शन से हमारे इस पूरे सेक्ट की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। गुयान को अपने मास्टर की ये बात सुनते ही एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है। वो समझ जाता है कि वो पहले कितना ज्यादा कंजर्वेटिव और संकोची होकर सोच रहा था। अगर उसे एक और मौका मिले तो वो निश्चित रूप से सीधे जाकर उस पूरे गोल्डन जेड सेक्ट के मुख्य गढ़ पर धावा बोल देगा। वो समझ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी वो बाहर ट्रैवल करे उसे अपने सेक्ट के नाम पर कभी कोई आंच नहीं आने देनी चाहिए। वो तुरंत कहता है कि मास्टर, आपकी शिक्षाओं ने मेरी आंखें खोल दी हैं। क्या मैं इसी समय उस गोल्डन जेड सेक्ट को खत्म करने के लिए यहाँ से निकल जाऊँ? सेक्ट मास्टर हल्के से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह ही फुलोंग माउंटेन रेंज में एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित जीनियस एक्सचेंज मीटिंग होने जा रहा है। तुम कल सुबह मेरे साथ उसी जगह पर चलोगे। गुयान तुरंत सिर झुकाकर कहता है कि जी मास्टर, आपका ये शिष्य आपके हर एक आदेश का पूरी निष्ठा से पालन करेगा। वैसे मास्टर, ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरी मंगेतर है। मैं दिल से चाहता हूँ कि ये दोनों भी हमारे इसी पवित्र सेक्ट में हमेशा के लिए रहें। क्या इसकी कोई परमिशन मिल सकती है? सेक्ट मास्टर कहते हैं कि तुम इस पूरे कुनलुन होली लैंड के सबसे मुख्य और चीफ शिष्य हो। तुम्हारी पोजीशन इस पूरे सेक्ट में सिर्फ मेरे बाद सेकंड नंबर पर आती है। इसलिए इस तरह के छोटे मोटे फैसले लेने के लिए तुम खुद पूरी तरह से आजाद हो। तुम्हें मुझसे बार बार पूछने की कोई जरूरत नहीं है। गुयान खुशी से झूम उठता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। तभी सेक्ट मास्टर की नजर गु इंग्लो पर पड़ती है। सिस्टम तुरंत उसकी पूरी पोटेंशियल को स्कैन करता है। डिटेक्टेड। गु इंग्लो के पास एक अत्यंत दुर्लभ सुप्रीम इमॉर्टल बॉडी है जिसकी एप्टीट्यूड पूरी तरह से डिग्रेड की है। अगर इस बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया जाए तो फ्यूचर में इसके एक महान लेट एम्परर बनने की पॉसिबिलिटी पूरी तरह से 100% है। सेक्ट मास्टर के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि आ जाती है। वो गु इंग्लो की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि गु इंग्लो, क्या तुम मेरी दूसरी पर्सनल शिष्य बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? गु इंग्लो ये सुनते ही बेहद भावुक हो जाती है और तुरंत घुटनों के बल बैठकर कहती है कि शिष्य गु इंग्लो अपने महान मास्टर को प्रणाम करती है। मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उसी पल सिस्टम की एक और जोरदार आवाज गूंजती है कि बधाई हो होस्ट। सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया है कि आपने सफलतापूर्वक एक डी लेवल एप्टीट्यूड वाली शिष्या को अपने सेक्ट में शामिल कर लिया है। इसके महा रिवॉर्ड के तौर पर आपको 2 इमॉर्टल किंग समनिंग कार्ड्स, एक कैओस सॉर्ड, एक वॉर गॉड टेक्निक, एक सर्वोच्च डी लेवल कल्टीवेशन टेक्निक, एक सुप्रीम इमॉर्टल सप्रेशन टेक्निक, 1000 फुट अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल वेन, एक डी लेवल सेक्ट प्रोटेक्टिंग अरे और एक अत्यंत शक्तिशाली जाओ टियान स्टार अरे ग्रांट किया जाता है। सेक्ट मास्टर मन ही मन बेहद रोमांचित हो जाता है और सोचता है कि ये सचमुच एक जेन्युइन डी लेवल एप्टीट्यूड का असली चमत्कार है। ये रिवॉर्ड तो किसी मामूली इमॉर्टल लेवल एप्टीट्यूड से पूरे 10 गुना से भी कहीं ज्यादा रिच और पावरफुल है। गुयान भी अपनी नई जूनियर सिस्टर को देखकर मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि ये मामूली दिखने वाली चीज असल में मेरी इस छोटी सी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं है। सेक्ट मास्टर अपनी गंभीर आवाज में कहते हैं कि गु इंग्लो, आज के बाद से तुम इस कुनलुन होली लैंड की दूसरी आधिकारिक पर्सनल शिष्य हो। गुयान, आगे आओ। आज के बाद से अपनी इस जूनियर सिस्टर की पूरी रक्षा करना और इसे हर एक तकनीक को सिखाना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। वो हवा में से एक चमकदार स्क्रॉल निकालते हैं और कहते हैं कि ये एक विशेष डी लेवल कल्टीवेशन तकनीक है जिसे मैं आज तुम्हें भेंट कर रहा हूँ। गु इंग्लो उस तकनीक को अपने हाथों में लेती है और उसकी आंखों में अचरज के भाव आ जाते हैं। वो सोचती है कि क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? गुयान मुस्कुराते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर, तुम्हें इतना ज्यादा हैरान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस सीनियर ब्रदर की खुद की कल्टीवेशन तकनीक भी इसी भव्य डी लेवल की ही है। सेक्ट मास्टर कहते हैं कि अब अपनी सांसों को पूरी तरह से थाम लो और अपनी इस नई जागृत हुई इमॉर्टल बॉडी की असली ताकत को महसूस करो। देखते ही देखते गु इंग्लो के शरीर से एक बेहद ही तीव्र दिव्य रोशनी निकलने लगती है। उसकी कल्टीवेशन की स्पीड इतनी ज्यादा खौफनाक तरीके से बढ़ जाती है कि वो खुद भी दंग रह जाती है। वो महसूस करती है कि अब उसे कल्टीवेशन करने के लिए कोई अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी खुद ब खुद उसके शरीर के अंदर एक सैलाब की तरह उमड़ती जा रही है। वो सिर्फ एक जगह शांत खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड उसके अतीत के सबसे कठिन कल्टीवेशन के दिनों से भी पूरे कई गुना ज्यादा तेज हो चुकी थी।
गुयान उन दोनों को साथ लेकर उनके नए रहने के लॉजिंग्स की तरफ बढ़ता है और कहता है कि एक बात भूलना मत, कल सुबह ही हमें फुलोंग माउंटेन रेंज के उस बड़े जीनियस एक्सचेंज मीटिंग के लिए निकलना है, इसलिए आज रात पूरी तरह से रेस्ट कर लो। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि सेक्ट मास्टर मुख्य हॉल में अकेले बैठे थे। वे गहरी आवाज में कहते हैं कि मेरे वफादार ड्रैगन्स, अब समय आ चुका है, अपनी असली उपस्थिति को दर्ज करो। हवा में एक तेज गर्जना होती है और दो विशालकाय ड्रैगन्स उनके सामने प्रकट होते हैं। उनमें से एक कहता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन हूँ और दूसरा कहता है कि मैं व्हाइट ड्रैगन हूँ। हम दोनों अपने सेक्ट मास्टर को प्रणाम करते हैं। सेक्ट मास्टर सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम दोनों फिलहाल के लिए हमारे इस पूरे सेक्ट की सीमाओं की पूरी मुस्तैदी से रक्षा करोगे। उसी समय आसमान में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो जाता है। ग्रेट डाउ ऑफ द केओस रियम, जो सीधे उस प्राचीन प्राइमोर्डियल वर्ल्ड से इवॉल्व हो रहा था, वो इस समय पूरे सेक्ट के ठीक ऊपर आकर मंडराने लगता है। सेक्ट मास्टर अपनी शक्तियों को चैनलाइज करते हैं और उस भव्य जाउटियान स्टार अरे को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं। इस खौफनाक एरे के एक्टिवेट होते ही पूरे पर्वत के चारों तरफ तारों का एक जाल सा बन जाता है। सेक्ट मास्टर गर्व से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि इस अद्भुत जाउटियान स्टार अरे के रहते अगर कोई महान लेट एम्परर भी अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे इस कुनलुन फुलोंग माउंटेन रेंज के सीक्रेट को तोड़ने की कोशिश करे तो उसके लिए भी यहाँ एक दरार तक बनाना पूरी तरह से नामुमकिन साबित होगा। आखिरकार उस प्राचीन खजाने के जन्म का असली दिन अब पूरी तरह से आ चुका है। इस बार मैं उस एक्सचेंज मीटिंग में से अपने लिए कई और असाधारण डी रैंक के शिष्यों को चुनकर वापस लाऊंगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत और विशाल पर्वत श्रृंखला के पास दो लड़कियां खड़ी थीं। उनमें से बड़ी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि जूनियर सिस्टर, आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम अपने इस होली लैंड से बाहर किसी ट्रेनिंग एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हैं। ये सचमुच कितना ज्यादा एक्साइटिंग और मजेदार है। छोटी लड़की भी खुशी से उछलते हुए कहती है कि हाँ सीनियर सिस्टर, हमारे लिए वो खजाना खोजना तो सिर्फ एक सेकेंडरी चीज है, असली मजा तो वहाँ होने वाली इस भारी भीड़ और फन का हिस्सा बनने में आने वाला है। चलिए हम तुरंत उस फॉलिंग मून रियल्म के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध हाइबिस्कस माउंटेन रेंज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ आखिर किस तरह का सीक्रेट ट्रेजर पैदा हुआ है। तभी उनके पीछे से एक एल्डर की गंभीर आवाज आती है कि वो खजाना ढूंढना तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बहाना होना चाहिए, तुम्हारी असली कल्टीवेशन की ट्रेनिंग ही तुम्हारा असली बिजनेस है। मेरे पीछे पीछे पूरी मुस्तैदी से आओ और हमेशा मेरे करीब रहना। चलिए चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे अज्योर हेवन रियल में एक बहुत बड़ी खलबली मची हुई थी। गोल्डन जेड सेक्ट के मुख्य मुख्यालय में हर एक कल्टीवेटर डर से कांप रहा था। एक कल्टीवेटर धीरे से कहता है कि भला किसकी इतनी खौफनाक हिम्मत हो सकती है जिसने हमारे इतने बड़े अज्योर हेवन रियम के अंदर घुसकर हमारे खुद के यंग सेक्ट मास्टर को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हमारे सेक्ट मास्टर कल पूरी रात इस गुस्से में एक पल के लिए भी सो नहीं पाए हैं। उनका गुस्सा सचमुच इस समय पूरी तरह से 7वें आसमान पर है। ये सच में बहुत ज्यादा डरावना है। सेक्ट मास्टर अपने सिंहासन पर अपनी मुट्ठियां भींचे बैठे थे और गुस्से में चिल्ला रहे थे कि मेरे प्यारे हॉयर की ये दर्दनाक मौत एक ऐसी चीज है जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक कभी भी माफ नहीं करूंगा। मेरे हॉयर के साथ एक बेहद शक्तिशाली नासेंट सोल स्टेज का प्रोटेक्टर हमेशा मौजूद रहता था, फिर भी उन दोनों को एक साथ मार दिया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कोई भी इसके पीछे है उसकी ताकत निश्चित रूप से कम पीक नासेंट सोल स्टेज की होनी चाहिए, या फिर वो कोई खौफनाक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का एक्सपर्ट भी हो सकता है। हम इस बात की पॉसिबिलिटी से भी बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि हमारे किसी दुश्मन सेक्ट ने पीठ पीछे हमारे खिलाफ कोई जहर उगला हो। एल्डर लिन पहले से ही हमारे सभी राइवल सेक्ट्स के हर एक मूवमेंट की बारीकी से जांच कर रहे हैं और एल्डर ली अपनी पूरी टीम को साथ लेकर उसी रूट पर आगे बढ़ रहे हैं जिस रास्ते से मेरा हॉयर उस दिन गुजरा था। मैं खुद इस पूरे मामले की एक एक कड़ी को जोड़ूंगा और जब तक मैं उस असली कातिल को ढूंढ नहीं लेता मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वही प्रसिद्ध हाइबिस्कस माउंटेन रेंज का बाहरी इलाका था जहां सचमुच हजारों की तादाद में कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो चुके थे। चारों तरफ एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई थी। एक शिष्य कहता है कि वाह मास्टर, ये जगह तो सचमुच बहुत ज्यादा बस्टलिंग और कल्टीवेटर्स से भरी हुई है। चलिए हम पहले किसी दूसरी शांत जगह पर चलकर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। एल्डर कहते हैं कि हमेशा बहुत सावधान रहना। तभी पास ही के एक मैदान में कुछ युवा कल्टीवेटर्स आपस में लड़ रहे होते हैं। एक घमंडी लड़का चिल्लाता है कि तुम सब के सब मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ कचरा हो। सीनियर सिस्टर, हम तो इस पवित्र होली लैंड के प्रतिष्ठित शिष्य हैं। इन मामूली और कमजोर कल्टीवेटर्स के साथ खुद की तुलना करना भला हमारे लिए एक तरह की बुलिंग जैसा नहीं होगा। तभी स्टेज के बीच में एक गरीब और फटेहाल दिखने वाला लड़का खड़ा था जिसका नाम सू जियान था। उसके सामने एक अमीर और घमंडी कल्टीवेटर डेंग टियानचेंग खड़ा था जो गुस्से में चिल्लाता है कि सू जियान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने खड़े होकर इन स्पिरिट फ्रूट्स को उठाने की कोशिश करो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इन्हें चुपचाप और पूरी आज्ञाकारिता के साथ मेरे हवाले कर दो। सू जियान अपनी मुट्ठियां भींचता है और कहता है कि डेंग टियानचेंग, तुम सिर्फ इसलिए मुझ पर धौंस जमा रहे हो क्योंकि तुमने हाल ही में उस क्विंगशू सॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। डेंग टियानचेंग जोर से हंसता है और कहता है कि हाँ,
तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अब उस महान क्विंगशू स्वॉर्ड सेक्ट का एक आधिकारिक मेंबर बन चुका हूँ और तुम आज भी सिर्फ एक मामूली यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश हो। तुम जैसे कचरे को ये कीमती स्पिरिट फ्रूट देना रिसोर्सेज की बहुत बड़ी बर्बादी है। इससे तो कहीं ज्यादा बेहतर ये होगा कि तुम इसे खुद खाने के बजाय मुझे दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना एक पर्सनल सर्वेंट बनाकर रख लूंगा जो तुम्हें दिन में कम से कम एक वक्त का गर्म खाना तो दे ही देगा। सूजियान गुस्से में चिल्लाता है कि इसके बारे में अपने सपने में भी मत सोचना। डेंग टियानचिंग चिढ़कर कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरे सामने जुबान लड़ाने की कोशिश की तो मेरा विश्वास करो, मैं अपने सिर्फ एक ही किक से तुम्हारे पूरे टांटियन को हमेशा के लिए क्रिपल कर दूंगा। सूजियान बिना डरे कहता है कि अगर तुम्हारी इतनी ही हिम्मत है तो आगे बढ़ो और मुझे यहीं पे जान से मार डालो। डेंग टियानचिंग गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि मैं एक सम्मानित क्विंगशू सेक्ट का शिष्य हूँ और मुझ जैसे महान कल्टीवेटर को तुम जैसे एक मामूली कचरे ने लात मारने की जुर्रत की जो इस सेक्ट की प्रवेश परीक्षा में भी कभी पास नहीं हो पाया। आज का ये दिन तुम्हारी मौत का दिन होने वाला है, तुम्हें आज कोई नहीं बचा पाएगा। वो अपनी तलवार निकालता है लेकिन तभी उसके हाथ को कोई पीछे से पकड़ लेता है। डेंग टियानचिंग चौंक कर चिल्लाता है कि हो मेरा हाथ छोड़ो, क्या तुम पागल हो चुके हो? सूजियान हाफते हुए कहता है कि अगर तुम में सच में दम है तो मुझे इसी पल खत्म करके दिखाओ। क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है? दूर खड़े कुछ एल्डर्स ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि उस युवा लड़के सूजियान में रीढ़ की हड्डी और बैकबोन तो सचमुच काफी मजबूत है, लेकिन अफसोस की बात सिर्फ इतनी ही है कि उसका कल्टीवेशन टैलेंट पूरी तरह से बदतर और पुअर है। जब तक इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो जाता वो अपनी इस लाचार जिंदगी को कभी भी बदल नहीं पाएगा। तभी अचानक सेक्ट मास्टर अपनी भव्य उपस्थिति के साथ सीधे सूजियान के सामने प्रकट होते हैं। वे उसकी आंखों में देखते हैं और बहुत ही शांत और गहरी आवाज में कहते हैं कि सूजियान, क्या तुम मेरे इस पवित्र सेक्ट में शामिल होकर मेरे तीसरे पर्सनल शिष्य बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? सूजियान ये सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो अपनी फटी आंखों से देखता है और कहता है कि क्या आप सच कह रहे हैं? मेरे जैसे पूरी दुनिया के सबसे बड़े कचरे और यूजलेस टैलेंट वाले लड़के को भी कोई अपनी तरफ से अपना पर्सनल शिष्य बनाने के लिए तैयार हो सकता है? सेक्ट मास्टर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। सूजियान बिना एक पल की भी देरी किए कहता है कि वैसे भी मेरी इस जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। अगर आप जैसे महान सीनियर मुझ जैसे कचरे को स्वीकार करने की हिम्मत रख सकते हैं तो मैं भी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। शिष्य सूजियान अपने महान मास्टर को प्रणाम करता है। सेक्ट मास्टर गर्व से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आज के बाद से तुम इस कुनलुन होली लैंड के मेरे तीसरे आधिकारिक पर्सनल शिष्य हो। उसी पल सिस्टम की एक और जोरदार आवाज गूंजती है कि टिंग, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक अपना तीसरा शिष्य स्वीकार कर लिया है। डिटेक्टेड, शिष्य सूजियान के पास एक अत्यंत प्राचीन और पौराणिक सुप्रीम सॉर्ड बोन है जिसकी एप्टीट्यूड सर्वोच्च डी लेवल की है। आपका महा रिवॉर्ड सफलतापूर्वक इश्यू कर दिया गया है, कृपया इसे तुरंत चेक करें। आसपास खड़े कल्टीवेटर्स ये देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि पागल, ये बूढ़ा आदमी तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। एक ऐसे कचरे में से भी कचरा लड़के को जिसे कोई अपने पास खड़ा न करे, ये शख्स उसे अपना शिष्य बनाने के लिए इतनी उत्सुकता दिखा रहा है। और इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात तो ये है कि इस सामने खड़े आदमी के शरीर से हमें कल्टीवेशन की एक छोटी सी भी फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हो रही है। ये तो खुद एक मामूली मॉर्टल जैसा लग रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी छोटे से मंदिर में कोई बहुत बड़ा भगवान आकर बैठ गया हो। ये दुनिया सचमुच कितनी अजीब है। एक कल्टीवेटर सूजियान के पास आता है और ताना मारते हुए कहता है कि हे ब्रदर, तुम आखिर किस सेक्ट से बिलोंग करते हो और तुम्हारा खुद का कल्टीवेशन रियल आखिर कौन सा है? तुम यहाँ इस तरह से कचरा उठाने का काम क्यों कर रहे हो? एक ऐसे लड़के को अपना शिष्य बनाना जिसका टैलेंट पूरी दुनिया में सबसे खराब है, तुम्हारी इस बेवकूफ़ी पर भला कौन नहीं हंसेगा? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये सामने खड़ा आदमी सिर्फ एक मामूली कॉन आर्टिस्ट और ढोंगी है। दूर खड़ी वो सीनियर सिस्टर अपनी जूनियर से कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो रहस्यमयी व्यक्ति कोई छुपा हुआ जीनियस हो सकता है? हम सब बस देखते रह गए। सेक्ट मास्टर मन ही मन जोर से हंसते हैं और सोचते हैं कि तुम सब मूर्ख भला मुझ पर क्यों हंस रहे हो? हम पेशेवर रूप से पूरी तरह से ट्रेंड हैं और आमतौर पर किसी पर इतनी आसानी से नहीं हंसते। इस डी लेवल एप्टीट्यूड वाले शिष्य को स्वीकार करने के बाद जो महा रिवॉर्ड मुझे मिला है उसने सचमुच मुझे रत्ती भर भी निराश नहीं किया है। डेंग टियानचिंग आगे बढ़ता है और कहता है कि सूजियान, तुम जैसे कचरे को आखिरकार कोई तो मिल ही गया जो तुम्हें अपने साथ ले जा सके। कचरे को हमेशा इसी तरह के कबाड़ खाने में ही रहना चाहिए, लेकिन मैं तुम दोनों से पूरी तरह से अलग हूँ। मैं अब इस पूरे क्षेत्र के सबसे गौरवशाली किंगशू स्वॉर्ड सेक्ट का एक सम्मानित मेंबर हूँ और तुम सूजियान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नीचे खड़े होकर मुझे ऊपर सिर उठाकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। सेक्ट मास्टर सूजियान के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय शिष्य, अब मैं तुम्हारे सोए हुए फिजिक को पूरी तरह से एक्टिवेट करने जा रहा हूँ और तुम्हें हमारे सेक्ट की सबसे सर्वोच्च तकनीक सिखाऊंगा।
जैसे ही वे अपनी ऊर्जा को सूजियान के शरीर के अंदर ट्रांसफर करते हैं, सूजियान के पूरे कंकाल में से एक बेहद ही प्राचीन और खौफनाक तलवार की गूंज सुनाई देने लगती है। दूर खड़े क्विंगशू स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स उस आवाज को सुनते ही पूरी तरह से कांप उठते हैं। एक एल्डर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो चिल्लाता है कि ये तो असल में वही पौराणिक सुप्रीम स्वॉर्ड बोन है। निश्चित रूप से ये वही पौराणिक सुप्रीम स्वॉर्ड बोन है जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों और इतिहास की किताबों में लिखा गया है। आज से ठीक 30,000 साल पहले हमारी इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा महान योद्धा पैदा हुआ था जिसके पास ये शरीर था, और आज वो चमत्कारी शरीर एक बार फिर से हमारे सामने जागृत हो चुका है। वो पीछे मुड़ता है और अपने शिष्यों पर चिल्लाता है कि क्विंगशू स्वॉर्ड सेक्ट के सभी मेंबर्स, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। हमारी पूरी सेक्ट की ताकत को इसी समय पूरी तरह से मोबिलाइज कर दिया जाए। फ्यूचर में हमारा ये सेक्ट एक महान स्वॉर्ड डाओ एम्परर को कल्टीवेट कर पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह से आज के इस फैसले पर डिपेंड करता है। हमें हर कीमत पर इस लड़के को अपने सेक्ट में शामिल करना होगा। सूजियान अपने शरीर के अंदर एक असीम ऊर्जा का सैलाब महसूस करता है। वो देखता है कि इस नई जागृत हुई शक्ति के कारण उसकी तलवारबाजी और स्वॉर्ड डाओ को समझने की क्षमता पहले से पूरे 1000 गुना नहीं बल्कि पूरे 10,000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। वो तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि मास्टर, आपकी इस असीम कृपा और महान उपकार के लिए मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। आपका ये शिष्य आपकी इस महानता को कभी नहीं भूलेगा। मैं आपके सिर्फ एक इशारे पर अपनी जान तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। सेक्ट मास्टर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ, अब तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की असली ताकत आ चुकी है। मुझे तुम्हें ये अलग से याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें अब आगे क्या करना है ना? सूजियान एक खतरनाक मुस्कान के साथ डेंग टियानचिंग की तरफ बढ़ता है। डेंग टियानचिंग उस भयानक ऑरा को देखकर डर से थर थर कांपने लगता है और पीछे हटते हुए चिल्लाता है कि नहीं, मुझे छोड़ दो। हम दोनों एक ही होम टाउन से बिलोंग करते हैं। हमारे बीच अतीत की कितनी पुरानी यादें हैं। कृपया मुझे मत मारो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी गलती पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। सूजियान ठंडी आवाज में कहता है कि अब इन बकवास बातों का कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डेंग टियानचिंग चिल्लाता है कि मैं अब उस महान क्विंगशू स्वॉर्ड सेक्ट का हिस्सा बन चुका हूँ। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि तुम सीधे उस पूरे क्विंगशू स्वॉर्ड सेक्ट के खिलाफ जाने की जुर्रत कर रहे हो। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मुझे छू भी सको? जाओ यहाँ से। लेकिन सूजियान बिना एक पल भी रुके अपनी तलवार की एक ही तीव्र स्लैश से डेंग टियानचिंग का काम हमेशा के लिए तमाम कर देता है। दूर खड़ी वो सीनियर सिस्टर ये देखकर दंग रह जाती है और कहती है कि वो सुप्रीम स्वॉर्ड बोन सचमुच पूरी तरह से पौराणिक और लेजेंडरी है। इस तरह के फिजिक के साथ पूरी दुनिया में तलवारबाजी के मामले में उसका मुकाबला करने वाला कोई दूसरा प्रतिद्वंद्वी पैदा ही नहीं हो सकता। एक बार जब वो अपने उस महान स्वॉर्ड इमॉर्टल एम्परर के रियल्म को हासिल कर लेगा तो उसकी खौफनाक किलिंग पावर इस पूरी दुनिया के उसी रियल्म के बाकी सभी इमॉर्टल एम्परर्स को तिनके की तरह उड़ा देगी। वो अपनी जूनियर से कहती है कि जूनियर सिस्टर, ऐसा लगता है कि हमने उस लड़के को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। हमने सिर्फ भूल ही नहीं की बल्कि हम पूरी तरह से अंधे थे। अगर हमें इसके इस असली टैलेंट के बारे में एक पल के लिए भी पहले पता चल गया होता तो हम इसे अपने साथ अपने होली लैंड में वापस ले जाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते, चाहे हमें इसे छीनना ही क्यों न पड़ता। तभी क्विंगशू स्वॉर्ड सेक्ट का वही रिक्रूटिंग एल्डर बड़ी तेजी से सूजियान के पास आता है और अपनी टोन बदलते हुए कहता है कि मेरे प्यारे सूजियान, मैं इस महान क्विंगशू स्वॉर्ड सेक्ट का चीफ रिक्रूटिंग एल्डर हूँ। इस पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा ही एक ऐसा सेक्ट है जो तुम जैसे पीयरलेस जीनियस को अपने पास रखने की न्यूनतम योग्यता रखता है। सूजियान एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि एल्डर, अगर मेरी याददाश्त पूरी तरह से सही है तो आज से कुछ ही दिनों पहले जब मेरा असेसमेंट चल रहा था तब आपने खुद मुझे अपने सामने से लात मारकर चले जाने के लिए कहा था। एल्डर का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है लेकिन वो तुरंत बात बनाते हुए कहता है कि अरे, वो तो सिर्फ मैं तुम्हारी मेंटल इंटेग्रिटी और दृढ़ता का एक छोटा सा टेस्ट ले रहा था। जब तक तुम हमारे इस क्विंगशू स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो, मैं वादा करता हूँ कि तुम फ्यूचर में सफलता की एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सूजियान शांत आवाज में कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास पहले से ही मेरे अपने मास्टर मौजूद हैं। आपके इस क्विंगशू स्वॉर्ड सेक्ट की चौखट मेरे जैसे मामूली इंसान के लिए बहुत ज्यादा ऊंची है। मैं इसके करीब आने की हैसियत बिल्कुल नहीं रखता। एल्डर चिढ़कर सेक्ट मास्टर की तरफ देखता है और कहता है कि पशो, ये सामने खड़ा आदमी आखिर है क्या? इसके पास भला ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है जो ये तुम जैसे महान जीनियस का मास्टर बनने का ढोंग कर रहा है? ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था कि इसने तुम्हारे सोए हुए फिजिक को गलती से अवेकन कर दिया। इसके अलावा इसकी कोई औकात नहीं है। सेक्ट मास्टर अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी करते हैं और ठंडी आवाज में कहते हैं कि बूढ़े आदमी, तुम्हारी ये बकवास जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। तुम सचमुच अपने लिए सिर्फ और सिर्फ मौत की भीख मांग रहे हो। जैसे ही वे ये शब्द कहते हैं
पूरे 1000 मील के दायरे में मौजूद हर एक कल्टीवेटर को ऐसा महसूस होता है कि हवा में से उनकी खुद की प्रेजेंस पूरी तरह से गायब हो चुकी है। वे मन ही मन बुरी तरह से डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये आखिर किस तरह का खौफनाक और डरावना मेथड है। ये सामने खड़ा व्यक्ति निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा मास्टर है। तभी अचानक आसमान में अनगिनत तलवारें चमकने लगती हैं और एक बहुत बड़ी घोषणा होती है कि देखो, हमारे क्विंगशू स्वॉर्ड सेक्ट के महान सेक्ट मास्टर खुद अपने सभी हाई रैंकिंग एल्डर्स के साथ यहाँ पधार चुके हैं। देखते ही देखते आसमान से दर्जनों शक्तिशाली कल्टीवेटर्स नीचे उतरते हैं। चारों तरफ की भीड़ ये देखकर चिल्लाने लगती है कि ये कैसे मुमकिन हुआ। इस ह्यूमन सेक्ट के सभी बड़े बड़े हाई रैंकिंग मेंबर्स एक साथ यहाँ नीचे उतर आए हैं। इनके शरीर से निकलने वाली ये कल्टीवेशन फ्लक्चुएशन सचमुच बहुत ज्यादा भयानक है। एक एल्डर धीरे से कहता है कि ये जो किंगेक्शू सेक्ट मास्टर सामने खड़े हैं, इनकी कल्टीवेशन कम से कम इंटीग्रेशन स्टेज की होनी चाहिए और इनके साथ आए हुए बाकी के 7 बड़े एल्डर्स भी बिल्कुल इसी सेम लेवल पर खड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होने वाली है। उस मास्टर के इस स्वॉर्ड बोन के अवेकन होने की वजह से पूरी दुनिया में बहुत बड़ा तहलका मच चुका है। क्या वो युवा लड़का सचमुच अपने पास मौजूद इस सुनहरे अवसर को इतनी आसानी से होल्ड कर पाएगा, या फिर उसके मास्टर के पास इस स्थिति से निपटने का अपना कोई अलग और शक्तिशाली तरीका है? सुजियान उस भारी भीड़ के बीच में बिल्कुल शांत खड़ा था। हालांकि उसने अभी तक अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरह से शुरू भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसका पूरा वजूद किसी म्यान से बाहर निकली हुई एक दिव्य और चमकीले वेपन जैसा महसूस हो रहा था। किंगेक्शू सेक्ट मास्टर आगे बढ़ते हैं और अपनी भारी आवाज में कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस महान किंगेक्शू स्वॉर्ड सेक्ट का सर्वोच्च मास्टर हूँ। आज मैं खुद यहाँ तुम्हें अपना एक पर्सनल शिष्य बनाने की इच्छा लेकर आया हूँ। बिना एक पल की भी देरी किए तुम तुरंत मेरे साथ मेरे सेक्ट की तरफ चलो। भीड़ में से एक शख्स चिल्लाता है कि ओह, वो तो खुद किंगशू सेक्ट मास्टर हैं। इस गरीब लड़के ने तो सचमुच एक ही पल में सीधे स्वर्ग का रास्ता तय कर लिया है। सुजियान सेक्ट मास्टर की तरफ देखता है और कहता है कि जब मैं एक मामूली कचरा था, तब आप जैसे बड़े दिग्गजों ने मेरी तरफ मुड़कर एक सेकंड के लिए भी देखना गवारा नहीं किया था। अगर आज मेरे इन महान मास्टर ने मेरी सुप्रीम स्वॉर्ड बोन को अवेकन करने में मेरी मदद न की होती, तो भला आप जैसे बड़े लोग आज मुझ जैसे गरीब के सामने अपना सिर झुकाने के लिए यहाँ नीचे क्यों आते? तभी पास ही खड़े हॉर्न पैवेलियन के मेंबर्स आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हे किंगेक्शू सेक्ट के लोगों, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस लड़के का ये मामला सिर्फ तुम्हारे अकेले का है? क्या इसका हमारे हॉर्न पैवेलियन से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता? किंगेक्शू सेक्ट मास्टर जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि पूरी दुनिया में भला ऐसा कौन सा कल्टीवेटर होगा जो इस सुप्रीम स्वॉर्ड बोन को अपने पास रखने से मना कर सके? इस पूरी दुनिया में तलवारबाजी के अनगिनत मास्टर्स भरे पड़े हैं और वो सिर्फ तुम्हारे अकेले के किंगेक्शू स्वॉर्ड सेक्ट की बपौती बिल्कुल नहीं है। तुम सब के सब इतने सारे इंटीग्रेशन स्टेज के एक्सपर्ट्स को साथ लेकर यहाँ सिर्फ इसलिए आए हो ताकि तुम इस बच्चे को हमसे जबरदस्ती छीन सको। तभी एक और आलीशान रथ आसमान से नीचे उतरता है और उसमें से एक अमीर शख्स बाहर आता है और कहता है कि छोटे बच्चे, तुम इन सब के चक्कर छोड़ो और सीधे मेरे इस जुबाओ हेवनली सेक्ट में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें हर साल अपनी तरफ से पूरे 50,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने का वादा करता हूँ। इसके अलावा इस पूरी दुनिया में जितने भी दुर्लभ और कीमती मटेरियल्स मौजूद हैं, तुम जो कुछ भी खाना चाहो मैं तुम्हें वो सब ला कर दूंगा और तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ में हमारा ये वाला सीजन यहीं पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।